हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलें और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि बाकी कोर्स के लिए आपको किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर किसी तरीके की फ़ीस देना होगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट लेकर आए, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का व्यवधान ना हो, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां हों, मगर आपकी पढ़ाई जो है निरंतरता के साथ में चलती रहे। आप लोग पढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, प्रोग्रेस और करते चले जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाए, मैग्नेट ब्रेन्स एक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जिसके तहत आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस के टेस्ट पेपर्स वगैरह मिल रहे हैं और फिर आपको उनके सोल्यूशन वीडियोस भी बताए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। इसमें हम लोग हमारी हिस्ट्री क्लास 12th की जो आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही है आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले 2 चैप्टर्स जो हैं हमारे, एक है आपका कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड और उसके पहले है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इनके टेस्ट पेपर्स वगैरह लगा कर देख लिए हैं। हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में और केस बेस्ड। इन सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रेबल्स एंड द राज, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो थीम नंबर 11 है, जो टर्म 2 के एग्जामिनेशन में आने वाली जो हमारी थर्ड थीम है, थीम नंबर 11 रेबल्स एंड द राज, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या कंटेंट हमको लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और जो लिखना है वो कैसे लिखना है, किस तरीके से हमको अपना प्रेजेंटेशन रखना है, किस तरीके से हमको अपने क्वेश्चंस वगैरह को के आंसर्स को फॉर्म करना है, और कितना वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखना है, किस तरीके का हमारा आर्टिकुलेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में शॉर्ट आंसर के कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सो आप लोगों को टेस्ट पेपर्स मिल ही गए होंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उनको एक बार देखा होगा, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी करी होगी। तो अब हम लोग इसके बारे में अपना एनालिसिस वगैरह जो है शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं पहले भी बता चुका हूं, मगर एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्ड लिमिट रहती है वो लगभग 80 वर्ड्स की होती है। वर्ड लिमिट जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो 80 वर्ड्स की है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो जवाब है वो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 लाइन्स तक जा सकता है। इससे ज़्यादा हमको अपना जवाब नहीं देना है। 8 लाइन टू 10 लाइन मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हैं। 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी गई है, तो अगर आप अपनी बात को 80 वर्ड्स में कह दें वेल एंड गुड है, मगर अगर 80 वर्ड्स में नहीं कह पा रहे हैं तो कम से कम 100 वर्ड्स तक में आप अपनी बातचीत जो है उसको कह दीजिए। इसके आगे आप ना जाइए, इस वर्ड लिमिट को आप ब्रीच ना करिए, इस वर्ड लिमिट को आप ना तोड़िए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 80 वर्ड्स की लिमिट है या फिर 8 या मैक्स टू मैक्स 10 लाइंस में अपनी बात को लिखकर अपने को खत्म करना है। अब यहाँ पर मैंने आप इसके पहले वाले सेशंस में भी बताया है, वो बच्चे जो आज के सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ, और जो पुराने बच्चे थे उनको भी एक बार रिवाइंड कराने के लिए मैं बात आपको बता रहा हूँ। हमको जहाँ तक ज़रूरी हो सके, जहाँ पर हम लोग अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एक अलग बात है, मगर जहाँ तक ज़रूरी हो सके, जहाँ तक हम लोग कर सकें, वहाँ तक हमको जवाब जो है वो पॉइंट्स में देना है। बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको जवाब पॉइंट्स में ही लिखना है जहां तक हो सके। वजह यह है कि हम लोग ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस के कंपैरिजन में ह्यूमैनिटीज़ के साथ में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको साइंस में या फिर अगर मैथ्स में एक सवाल पूछा गया तो आप उसका पूरा सही जवाब दे दीजिए, आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डजंट मैटर आपकी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, कितनी अच्छी है, क्या नहीं है। अगर आपका जवाब सही आ गया, मेथड आपने सही लगाया, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा नहीं होता, आपको कभी भी किसी आंसर के जनरली पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं मगर जनरली आपको किसी भी आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अब ये डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज ये भी है कि कभी ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने कुछ लिखा है तो उसमें आपको 0 मार्क्स धर दिए जाएं। जो साइंस वगैरह में होता है कि अगर जवाब गलत है या फिर अगर आपका मेथड गलत है, फॉर्मूला गलत लगा है, तो वो काट के पूरे 0 मार्क्स भी दे सकता है। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ नहीं है, आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेंगे। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं ये 3 नंबर के आने वाले हैं। तो अगर आप कुछ भी अंडशंड बकवास लिखकर आ गए या फिर अगर आपने उसकी अपेक्षाओं पे उतरता हुआ खरा जवाब नहीं लिखा तो वो आपको 1 नंबर धर देगा। मगर अगर आपने एक रेलिवेंटली बहुत अच्छा जवाब दिया है तो फिर वो आपको 2.5 या फिर 2.75 जो मार्क्स है
वो दे सकता है। अगर आपने एक एवरेज जवाब दिया है तो आपको 1.5 से 2 मार्क्स दे सकता है। तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर स्कोर करना है या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है तो राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसीलिए बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो उसके बिना आप जवाब दे ही नहीं सकते। मगर नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, आपकी राइटिंग स्किल्स किस तरीके से हैं, आप किस तरीके से उस जवाब को लिख रहे हैं, क्या आपका प्रेजेंटेशन वगैरह रहने वाला है, ये सारी बातें भी जो है मैटर करती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको हमारी आंसर राइटिंग वगैरह करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा जो टेस्ट पेपर है उसमें आपका जो थीम नंबर 11 के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। और ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है The revolt of 1857 was primarily the uprising of civilian population. Discuss the nature of revolt of 1857. अब ध्यान दीजिएगा सवाल के ऊपर। पहली चीज तो ये कि सवाल किस कैटेगरी में पूछा गया है। सवाल पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 3 नंबर का सवाल है। आपसे उम्मीद की गई है कि 80 शब्दों में या दूसरे शब्दों में 8 लाइनों में आप इसका जवाब जो है दे दीजिए। मतलब ये कि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारे जो पॉइंट्स हैं हमको 1 लाइन के या 2 लाइन के रखने हैं, इससे ज़्यादा लंबे हमको पॉइंट्स लिखने नहीं है, हमको पैराग्राफ्स नहीं लिखने, हमको डिटेल में चीज़ें नहीं समझानी, हमको बुलेट में छोटे कम शब्दों में अपनी बात को जो है रखना है या उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहली चीज़ जो इन्होंने कही है कि ये स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है कि जो 1857 था प्राइमरीली एक सिविलियन पॉपुलेशन की अपराइजिंग थी, इन्होंने खुद बोल दिया है। और उसके बाद सवाल ये बोल रहे हैं डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला पॉइंट तो आप यही उतार सकते हैं, द पॉइंट्स दैट डिस्कस द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर द पॉइंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 आर एज फॉलोज। पहली लाइन तो आपने ये लिख दी। उसके बाद में 2 लाइनें आपको शुरुआत की लिखना पड़ेंगी कि ये एक सिपाही म्यूटिनी थी और जो शुरुआत की गई थी वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी, या जो ग्राउंड था वो सिपाहियों के द्वारा बनाया गया था। जो 2 पॉइंट्स में मैंने बात लिखी है। इसके बाद के अब आप 6 पॉइंट जो है उसमें आप ये बताइए कि सिविलियंस ने किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट किया। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, जितने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उतने पॉइंट्स में आप इस बात को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सिपाही म्यूटिनी थी और इसका जो ग्राउंड है वो प्रिपेयर सिपाहियों की रिवोल्ट के द्वारा हुआ था, मगर फिर भी यहां पर क्योंकि बड़े लेवल पर आपके आर्टिसंस हो गए, फार्मर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, ये सबके सब जो है खड़े हो गए थे और इन सब ने कंबाइंड तौर पर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए दूसरा आपके जो पुराने रूलर्स वगैरह थे उनके सपोर्टर्स वगैरह और वो सबके सब एकदम बाहर निकल कर आ गए थे, इसलिए। और जो दो मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सब लार्जेस्ट मेजॉरिटी एंड सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये एक्टिवली जो है पूरे के पूरे मूवमेंट में साथ में निकल कर आए। और इस ये एक पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद यहां से एक अलग पॉइंट लिख सकते हैं कि मासेस जो हैं दोनों कम्युनिटीज वगैरह, जो इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज वगैरह भी थी, बट क्योंकि रेलेवेंटली ये दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं, यहां से जो मैसेज हैं उन लोगों ने लगभग हर जगह जो है अपराइजिंग में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए हम लोग ये बात कह सकते हैं, हम लोग इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि नो डाउट ये एक सिविलियन अपराइजिंग थी। इस तरीके से आप अपनी बात 80 से 90 शब्दों में कर खत्म कर सकते हैं। अपने को डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये क्यों सिविलियन अपराइजिंग थी या नहीं थी। वो सामने वाला रेलेवेंटली ये स्टेटमेंट रख रहा है कि सिविलियन अपराइजिंग थी, तुम बस इसके सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दो। तो अब ये नहीं है कि नहीं सिविलियन अपराइजिंग नहीं थी, यहां तो ये हुआ था, वहां तो वो हुआ था। अपने को उसका विरोध नहीं करना है। उसने बोला है सिविलियन अपराइजिंग थी, सपोर्ट में स्टेटमेंट लिख दो, तो आपने सपोर्ट में स्टेटमेंट वगैरह जो है लिखना है। इस तरीके से जो है आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक आइडियल आंसर मैंने आप लोगों के सामने रखा है, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से जस का तस उतारें। आप अपने शब्दों में अपनी बात को रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है, पॉइंट्स में रखें, और यह ध्यान रखना है कि सवाल शॉर्ट में पूछा गया है तो डिस्क्राइब नहीं करना है, और जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको उसके सपोर्ट में लिखने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो गया, सवाल जो है इस लाइन से शुरू होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को कहा गया है, तो इन बातों का अपने को खास ख्याल रखना है। चलें अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, व्हाई डिड द म्यूटिनियस सिपाही इन मैनी प्लेसेस टर्न टू अर्स्टवाइल रूलर्स टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द रिवोल्ट। यानी कि कई सारी जगहों पर जो सिपाही थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के वो सारे सिपाही जिन्होंने रिवोल्ट की थी, कई सारी जगहों पर आखिर वो पुराने रूलर जो अंग्रेज़ों के पहले रूल करते थे, ये उनके पास क्यों चले गए और उनसे ये क्यों बोला कि भाई आप जो है इस लीडरशिप रिवोल्ट को जो है लीडरशिप वगैरह प्रोवाइड करिए। हमको ये सवाल का जवाब देना है कि आखिर रिवोल्ट सिपाहियों ने किया तो सिपाहियों में से कोई लीडर बनकर क्यों नहीं निकला। ये लोग अंग्रेज़ों के पहले जो लोग रूल किया करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, ये उनके पास में क्यों गए इस बात को बोलने के लिए, या इस बात की इल्तजा या गुजारिश
आदेश लेकर कि भाई आप लोग जो है हमारी आपकी जो रिवोल्ट हम लोगों ने कर दी है या जो रेबेलियन हमने शुरू कर दिया है इसको आप लोग लीडरशिप दीजिए। तो ये चीज़ हम लोगों को डिस्क्राइब करनी है। तो सबसे पहला तो आप यही इस पॉइंट से शुरू कर सकते हैं कि जो रीजंस थे जिसके कारण ये द रीजंस बिकॉज ऑफ विच, और यहां से म्यूटिनस सिपाही और ये पूरी बात जो है जस का तस उतार सकते हैं आर एज फॉलोज, या फिर इस तरीके से क्या कि आप 3-4 पॉइंट्स में अपनी बात को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके म्यूटिनियस सिपाही वगैरह थे ये इसलिए इनके पास में गए थे क्योंकि इनका मानना था कि हमारे ऊपर रूल करने की जो अथॉरिटी है इन्हीं लोगों के पास में, आपकी जो पुरानी लॉयल्टीज वगैरह हैं खत्म नहीं हुई थी। तो भले ही ये लोग अंग्रेजों से हार चुके थे और इनके हाथ से सत्ता गए हुए अरसा हो चुका था, मगर फिर भी सिपाही वगैरह का ये मानना था कि लेजिटिमेटली इंडिया में रूल करने का हक जो है अलग अलग जगहों पर इन्हीं लोगों के पास में है। पहली चीज, ठीक है जी। दूसरा ये, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि काफी सारे जो आपके सिपाही थे बिलीव करते थे कि लीगल और लेजिटिमेट अथॉरिटी जो है पावर वगैरह रिगेन करने की अपने अलग अलग प्रांतों में या रिस्पेक्टिव किंगडम्स में इन्हीं लोगों के पास है। पहला तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि सिपाहियों को ये भी पता था कि अब ये जो रिवोल्ट हो गई है लंबी चलने वाली है और इसमें काफी ज्यादा आपके वॉर्स वगैरह भी होंगे, अंग्रेज जो है पलटकर काउंटर अटैक करेंगे। अब ये 2-4 लोगों की आपस की लड़ाई नहीं है, पूरे पूरे वॉर्स होने वाले हैं जिनको लड़ने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और आपको मैन पावर चाहिए। भले ही आपके जो ये पुराने लीडर्स वगैरह थे इनके हाथ से सत्ता और पावर निकल गई थी, बट फिर भी इनके पास में अभी भी काफी मात्रा में रिसोर्सेज वगैरह थे, काफी ज्यादा मात्रा में धन था जो ये लोग लगा सकते थे रिवोल्ट वगैरह के बाद जो लड़ाइयां होनी थी उसमें। दूसरा, इन मासेस वगैरह के बीच में इनकी अभी भी काफी ज्यादा वक्त थी, काफी ज्यादा इनका सपोर्ट था। तो वो सपोर्ट जो था मासेस का वो भी हम लोगों को मिल सकता है अगर इन लोगों को हमने साथ में ले लिया। वो एक बात हो गई, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा जो है पॉपुलर वगैरह हुआ करते थे और इनके जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे इनके साथ में सिंपैथी वगैरह रखते थे। इसमें एक एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं कि लखनऊ वगैरह में जैसे वाजिद अली शाह को भले ही अंग्रेजों ने हटा दिया था मगर उसके बाद में भी वो काफी पॉपुलर थे, और जब वहां पर आपकी बेगम ने अल्टीमेटली अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू करी तो वहां पर लखनऊ में काफी सेलिब्रेशन वगैरह हुए। इसलिए इन सारे कारणों के चलते सिपाही वगैरह जो थे इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को किया। लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि सोल्जर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में वो सिर्फ हुक्म जो है फॉलो करना जानते थे, उनमें ऑफिसर लेवल पर या ऑफिसर क्लास का कोई भी बंदा नहीं था, तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, नेतृत्व क्षमता नहीं थी, और डिसीजन मेकिंग के लिए उनको किसी आपका ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें लीडरशिप स्किल्स हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो। कुछ इनके सिपाही निकल के भी आए जनरल बख्त खान वगैरह की तरह, मगर मोर और लेस अगर आप देखोगे तो आपको फिर लीडरशिप वगैरह के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ा जो अंग्रेजों से पहले हुआ करते थे। चलें, तो इस तरीके से जो है आप इस पर्टिकुलर जवाब को 4-5 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। मैंने जैसे 2 पॉइंट्स को उठा के इसमें लिख दिया, इसी से आप 2 पॉइंट बना सकते हैं, यहां से आप 2 पॉइंट बना सकते हैं और यहां से 2 पॉइंट बना के इसमें वाजिद अली शाह का एग्जांपल दे सकते हैं। अब ये बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने यहां पर लिखी नहीं है। इसकी वजह यह है आपको ये बताना कि कोई भी आंसर आइडियल नहीं होता, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस आंसर के आपको 3 नंबर 10 के 10 मिल जाएंगे, 3 नंबर जनरली नहीं देगा कोई भी व्यक्ति, मगर अगर आपको 2.75, 2.8, 2.9 मैक्सिमम नंबर्स फेच करना है तो कुछ इस तरीके से या फिर इसमें आपको जवाब लिखना है या फिर इस तरीके से बनाना है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप उसमें लिख सकें और 80 वर्ड्स की आपकी लिमिट भी क्रॉस ना हो, तब आपको काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू इंश्योर यूनिटी अमंग द रेबल्स। अब हम यहां पर सवाल यह पूछा गया है कि वो क्या मेजर्स थे या वो क्या स्टेप्स जो थे जो उठाए गए थे ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो रेबल्स वगैरह हैं उनके बीच में यूनिटी वगैरह बनी रह सके। तो यहां पे हमको बेसिकली ये जवाब देना है कि इंडियन सोसाइटी में जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा आपके आपस में जो है डिफरेंसेस वगैरह हैं, तो उसके बाद में भी, और ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में निकल कर आते भी रहते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस जो है एक बड़ा रोल अदा करते हैं, इसी तरीके से कास्ट के बेसिस पर जो डिफरेंसेस हैं वो एक बड़ा रोल अदा करते हैं, भाषाई आधार पर जो डिफरेंसेस हैं वो एक आपका बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस का असर आपकी रिवोल्ट पे ना पड़े और आपकी रिवोल्ट अच्छे से चल सके, रेबल्स के बीच में अपने जो मतभेद हैं वो निकल कर ना आ जाए और उससे रेबेलियन कमजोर ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें अब आप फिर यही लिख सकते हैं, फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन टू इंश्योर यूनिटी अमंग द रेबल्स। इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो प्रोक्लेमेशंस वगैरह किए गए थे उसमें रेबल्स ने समाज के हर सेक्शन से अपील करी थी कास्ट और क्रीड से हटकर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट इन क्रीड, समाज के हर हिस्से से या तबके से बोला था कि भाई आपने इसमें शामिल करना है, मतलब इसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया था पहला। और जितने भी आपके प्रोक्लेमेशंस वगैरह थे, अगर मुस्लिम प्रिंसेस वगैरह की तरफ से किए जा रहे हैं तो उसमें हिंदूज के सेंटीमेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, हिंदू राजाओं की तरफ से या पुराने राजाओं की तरफ से किए जा रहे हैं तो उसमें मुस्लिम्स के सेंटीमेंट का ख्याल रखा जा रहा है, आपस में एक दूसरे की जो दूसरी कम्युनिटीज हैं या कास्ट वगैरह हैं उनके ध्यान रखे जा रहे हैं।
इसी तरीके से आपके जो मुगल अंपायर के बिहाफ पर या मुगल एम्परर के बिहाफ पर जो इश्तेहारात वगैरह इशू किए गए हैं उसमें बाकायदा रिकॉग्नाइज किया गया है कि यहाँ पे भैया अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, सबके कस्टम्स कल्चर डिफरेंट है और इन सबका जो है प्रोटेक्शन जरूरी है। नहीं किया गया, अंग्रेज जो है इन सबको बर्बाद करने में तुले हुए और सबको अगर बचना है तो इसके लिए फिर सबको जो है एक साथ में इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यहां से ये रिकॉग्निशन की बहुत सारी कम्युनिटी यहां पर है और इस बात का इंश्योरेंस की सबका ध्यान जो है एक बार आपका फिर से अगर बादशाह की गवर्नमेंट आ जाती है, बादशाह की अगर सरकार आ गई, बादशाह अगर आज आ गया तो ध्यान रखा जाएगा। ये यहाँ पे इंश्योरिटी वगैरह जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है कि चाहे आपकी दो मेजॉरिटी कम्युनिटीज में से हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में से देख लेंगे तो आपको पार्टिसिपेशन जो है बराबर का देखने को मिलता है। ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा है, दोनों कम्युनिटी से आपको बड़ी मात्रा में जो है इक्वल पार्टिसिपेशन जो है देखने के लिए मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस रेबेलियन को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ में रखा गया था कि यहां पर अगर हारे तो दोनों हारेंगे या फिर सबके सब हारेंगे, यहां पे अगर जीते तो सबके सब जीतेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक तबका जो है दूसरे को ये इस पर्टिकुलर के हारने से दूसरे तबके को फायदा होने वाला है। अल्टीमेटली जो फायदा उठाएगा वो अंग्रेज उठाएगा और उसके अलावा किसी और का यहां पे कोई अल्टीमेटली फायदा वगैरह होता हुआ किसी को दिख नहीं रहा था। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स वगैरह आप 8-10 पॉइंट्स जो है बन जाएंगे यहां पे और 80 वर्ड्स की लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप 7 से 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आप लिख सकते हैं और इसमें आपका एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ रेबल्स। अब हमको यहाँ पर उन एविडेंसेस के बारे में बातचीत करनी है जिससे हमको ये पता चले कि भाई रेबल्स ने ये जो पूरा का पूरा रिवोल्ट किया था उसमें क्या प्लानिंग करी थी या क्या उनका कोऑर्डिनेशन था। इसको ये कि जिन एविडेंसेस वगैरह की मदद से इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो इसमें हम लोग 2-3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप ये एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जो है इसने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हम लोगों ने भैया ये कार्ट्रिजेस वगैरह एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और बाकी अब जो भी एक्शन वगैरह करना है उसके लिए हम लोग अब आपके ऑर्डर्स वगैरह का वेट कर रहे हैं। प्लस एक से दूसरी रेजिमेंट वगैरह में जब सिपाही मूव कर रहे थे, एक से दूसरी यूनिट्स में जब जाते थे, एक से दूसरी कैंटनमेंट में जाते थे तो ये न्यूज फैलाई जा रही थी। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से इस पीस में से 3 पॉइंट बन जाते हैं। तो एक तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा कैप्टन हियरसे का जो एग्जांपल था कि अवध की मिलिट्री पुलिस ने कैप्टन हियरसे को जब देने से मना कर दिया तो उसके बाद में 41st नेटिव इन्फेंट्री ने ये बोला कि अब इसके ऊपर जो फैसला है वो आपकी एक पंचायत करेगी और ये पंचायत जो है इसमें हर यूनिट का और हर रेजिमेंट के जो है आपके सिपाही वगैरह आके बैठेंगे, शामिल होंगे और उसके बाद में कैप्टन हियरसे का क्या करना है उसके ऊपर फैसला होगा। इसके बाद में आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि चार्ल्स बॉल जो सबसे शुरुआती अर्लीस्ट हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने रिवोल्ट के बारे में कुछ लिखा है, उन्होंने ये बात कही है कि इस तरीके की पंचायतें जो हैं कानपुर की सिपाही लाइंस में खास तौर पे रात के वक्त में रेगुलर लगाई जाती थी और यहाँ पे बैठकर जो है पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो है या फिर पूरा का पूरा जो ये प्लानिंग वगैरह है इसको हैच किया गया था। इसके बाद में जो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने एक क्रिश्चियन सिपाही, एक क्रिश्चियन इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन देखा था जो अवध से आए हुए एक आपका बंदा है, जब उससे पूछता है उसके साथ में जो उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो बातचीत की गई है उसका भी एग्जांपल आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, बट उसके लिए जगह नहीं बचेगी। ये सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये 8-9 पॉइंट्स में आ जाएगा और क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में हम लोगों को जवाब देना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप एक और तरह से घुमा के कर सकते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट है आप सबसे पहले लिख सकते हैं या फिर ये पहला वाला पॉइंट लिखने के बाद में आप सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि आपको ये एविडेंसेस मिलते हैं कि अवध की रेगुलर कैवलरी ने भाई 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने कार्ट्रिजेस लेने से मना कर दिया, बाकी आगे क्या करना है आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप बना सकते हो कि चार्ल्स बॉल जो शुरुआती हिस्टोरियन हैं इन्होंने बकायदा लिखा है कि कानपुर की सिपाही लाइंस में जो है लगातार पंचायतें वगैरह चलाई जाती थी और इसमें बैठकर कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है या फिर इसमें बैठकर जो है पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था। उसके बाद में आप ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं यहां से जिसमें ये कैप्टन हियरसे का जो है एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। इसको हम लोग ये जो आपका चार्ल्स बॉल ने बात कही है इसके एविडेंस में ये पॉइंट रखे जा सकते हैं और यहां से कैप्टन हियरसे की पूरी जो कहानी है कि मिलिट्री पुलिस ने देने से मना कर दिया, 41st इन्फेंट्री ने बोला कि आपको देना पड़ेगा, नहीं दे रहा तो खुद गोली मार दो इसे, मगर जब दोनों चीजें करने से मिलिट्री पुलिस ने मना कर दिया तब ये हुआ कि फिर पंचायत बैठेगी और सारी चीजें। तो ये आप पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट के बाद में भी लिख सकते हैं। फिर वही बात निकल कर आ जाती है, क्वेश्चन का आंसर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। जवाब यह है
कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉजिकली प्रेजेंटेबल है या नहीं है, इस बात का ध्यान हमको रखना है। जब भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं तो जिन बातों का ध्यान शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, उसमें आपको रखना है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वगैरह में, ना सिर्फ हिस्ट्री के लिए, बाकियों के लिए भी बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लगता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वहां से आपको लीस्ट की तरफ जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जो है आपको जाना है। या ये नहीं करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बीच में लिख रहे हैं और सबसे इररिलेवेंट पॉइंट के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, ये नहीं करना है। सबसे शुरुआती पॉइंट जो है सबसे रिलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, और वहां से फिर आप लीस्ट की तरफ में जाएंगे, तब आपका जो जवाब है वो ज्यादा अच्छे से निकल कर आएगा, खिल कर आएगा। ये उसी तरह से है, जब चावल आप बनाते हो तो चावल में कितनी मात्रा में पानी डालोगे उसके बेसिस पर डिपेंड करता है चावल ठीक बनेंगे या खराब बनेंगे। वही पॉइंट यहां पर है कि नॉलेज सबके पास है, थोड़ा बहुत सबको नॉलेज होता है, मगर प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा वो यहां पर आपका आंसर, कितने मार्क्स आपको फेच करने वाला है, वो चीज यहां पर आके आपकी क्लियर हो जाती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको यह पूछा गया है, with the help of specific examples examine the nature of Indian leadership that emerged against British in the revolt of 1857। अब हमको यहाँ पर क्या बोला है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जब रिवोल्ट हुआ तब जो लीडरशिप निकल कर आई थी, हमको बकायदा एग्जाम्पल्स के साथ में उस लीडरशिप का नेचर जो है एक्सप्लेन करना है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बोला गया है, मतलब यहाँ पर आपको लोगों के बारे में बात करना पड़ेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टर्स रहे हैं जो 1857 की रिवोल्ट में निकल कर आए हैं, उनके बारे में अब अपने को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह देना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके फॉलोइंग लीडर्स वेयर या फॉलोइंग लीडर्स इमर्ज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद में आप दो कैटेगरीज बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं अर्स्टवाइल रूलर्स, यानी कि जो अंग्रेजों के पहले रूलर्स रहे हैं, और उसके बाद में लोकल या फिर आपका लीडरशिप फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। इस तरह से आप लिखकर दो पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद अर्स्टवाइल में आप लिख सकते हैं बहादुर शाह जफर का नाम, नाना साहेब का नाम और आपकी रानी लक्ष्मीबाई का नाम, और इनके बारे में बता सकते हैं कि जो बहादुर शाह जफर थे वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उनको बाकायदा सिपाहियों ने मजबूर किया था। इसी तरीके से कानपुर में भी जो है लोग और सिपाहियों ने अर्ज किया था आपके नाना साहब को, और उन्होंने उसके चक्कर में ज्वाइन किया। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी जो है पॉपुलर प्रेशर वगैरह था, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत में इनकी जो आपका इनकी सल्तनत को या फिर इनकी जो रियासत थी उसको हड़प कर लिया था अंग्रेजों ने, इस चक्कर में इनको ज्वाइन करना पड़ा। इस तरीके से 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3 से 4 लाइन में, मैक्स टू मैक्स 5 लाइन में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में आपकी लोकल लीडरशिप में आप या आपके जो ऑर्डिनरी लोग थे उनमें से जो लीडरशिप निकल कर आई, उसमें आप कुंवर सिंह का जिक्र कर सकते हैं, फकीर का जिक्र कर सकते हैं लखनऊ में। इसके साथ ही साथ आप शाह मल का जो जिक्र है बारूद में, उनका जिक्र आप कर सकते हैं। तो इस तरीके गुनू जो है आपका ट्राइबल कल्टीवेटर जो सिंह भूम में था, इनका जिक्र कर सकते हैं। इन चारों का जो नाम है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि इन लोगों ने भी जो है काफी बड़े लेवल पर लोगों को मोबिलाइज किया। यहां पर एक बात निकल कर आती है कि ये लोग एंथुसियास्टिक थे, विलिंगली इन्होंने अपनी जो है लीडरशिप वगैरह को कबूल किया और लोगों को साथ में लेकर आए। एरिस्टोक्रेटिक लीडरशिप की बात की जाए तो उन लोगों में से कई लोग रिलक्टेंट थे, कई लोग जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, मगर पब्लिक प्रेशर में या किसी और फोर्स के कारण ज्वाइन करना पड़ा। लास्ट पॉइंट आप ये लिखकर कंक्लूड कर सकते हैं कि इन लोगों के गोल्स वगैरह जो हैं हालांकि अलग अलग थे, कोहेसिव आइडियोलॉजी नहीं थी, एक पर्टिकुलर सेट ऑब्जेक्टिव नहीं था। कुछ लोग कुछ चाहते थे, कुछ लोग कुछ चाहते थे, तो अल्टीमेटली सबके नतीजे में ये निकल कर आया कि ये रिवोल्ट जो है अनसक्सेसफुल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि पूरा इलाका जिससे हमको निकाल दिया गया उसको फिर से जीतना है, और उस पूरे इलाके के अलग अलग सेक्शंस में जो लीडरशिप जो थी वो चाहती थी अपने अपने इलाके में अपना रूल स्टैब्लिश हो जाए, बाकियों से हमें मतलब नहीं है, या बाकियों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता वो रिलेवेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस चक्कर में या उसके चलते जो आपकी जो भीतरघात हो गया, जो आपकी दरारें निकल कर आ गई, उसके चक्कर में आपकी जो रिवोल्ट है वो अनसक्सेसफुल हो गई, या रिवोल्ट जो है उतना रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट तौर पर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये यहां से इस तरह से आप एक सवाल का जवाब बना सकते हैं। अब यहां जो जवाब मैंने इसका लिखा है, ऑब्वियस सी बात है ये एक लॉन्ग आंसर टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा, मगर इसको लिखकर इसलिए बताना जरूरी है ताकि अगर कोई बच्चा है जिसने इसको नहीं पढ़ा है तो उसके पास में भी नॉलेज होना चाहिए कि कितने नॉलेज में से इसका जवाब बनाया जा सकता है। अब ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बताने की वजह यह है कि किसी को नहीं पता हो इसके बारे में बिल्कुल भी तो उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, मगर यहां से एक एक दो लाइनें जो है आपको उठानी है और वही लिखनी है। ये इसका एक मॉडल जवाब नहीं बनता, मगर ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसलिए इसको इतना ज्यादा मैंने डिटेल में लिखकर तैयार किया। आपने यहां पे क्या करना है, आपने यहां पे ये करना है कि आपने पहली लाइन उठा के लिख देनी है कि फॉलोइंग examples will help us to understand the nature of leadership that emerged against the British in 1857। इस तरह से आपने पहली लाइन यहां से लिख देनी है, यहां से following examples, ये यहां से आप लिखना शुरू करें following
और उसके बाद से एग्जाम्पल्स जो हैं ये यहाँ पे एग्जामिन की जगह लिख दीजिए डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन रिवोल्ट दैट रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। पहला पॉइंट ये बन गया। उसके बाद में आप लिखिए 2 पॉइंट। पहला आप लिखिए अर्स्टवाइल एरिस्टोक्रेसी या अर्स्टवाइल रूलर्स, और उसमें ये 3 नाम और उसके बाद में लीडरशिप फ्रॉम द लोकल रिवोल्ट। अब जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें आपने 3 नाम उतारे हैं, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में दो 3 बातें, और उसके बाद में आपकी लोकल लीडरशिप के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है जो यहाँ पर आया था, बस इनके नाम और लास्ट में ये बात की, और ये बात इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके कि ये लोग आपके लोकल लीडर्स वगैरह जो थे ये आम जनमानस में से निकल कर आए थे, और लास्ट बात की रिवोल्ट फेल हो गई क्योंकि इन लोगों की कोई कोहेसिव आइडियोलॉजी या फिर एक कॉमन गोल नहीं हुआ करता था। चले अगला पॉइंट या अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये बताया गया है या फिर इसमें ये पूछा गया है कि डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीव्स शेप्ड द इवेंट्स ऑफ 1857। मतलब ये कि 1857 के जो अपने इवेंट्स वगैरह हुए थे, इसमें किस एक्सटेंट तक जो हैं आपके जो रेबल्स वगैरह थे या जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके धार्मिक जो विश्वास थे उनका कितना बड़ा रोल जो था इस पर्टिकुलर इवेंट को या फिर इस रिवोल्ट को करवाने में, इसने कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। तो यहाँ पर आप क्योंकि अपने को 8 लाइनों के अंदर अंदर अपनी बातचीत को कर खत्म करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आपका जो कार्ट्रिजेस का इशू हुआ था, एक तो वो, दूसरा ये बोन डस्ट का जो इशू हुआ था आप इसको मेंशन कर सकते हैं, तीसरा ये र्यूमर की ब्रिटिशर्स की जो एक्टिविटीज हैं इसके कारण इनकी कास्ट और रिलीजन खत्म हो जाएगा, ये चीजें। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको लिखने के बाद में आप साथ साथ ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज वगैरह थी इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे 4-5-6 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे और लगभग 80 वर्ड्स वगैरह जो है उसमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको यहाँ पर जो है लिखकर मैंने भी मतलब आप लोगों के सामने रखा है, तो लगभग कुछ इसी तरीके से इन्हीं लाइंस के ऊपर आपको अपना आंसर जो है देना है। जैसे यहीं से आप शुरू कर सकते हैं, द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीफ शेप द इवेंट्स ऑफ 1857 आर एज फॉलोज और आर डिस्कस बिलो। इस तरह से आप पहली लाइन लिखिए, और फिर जो कार्ट्रिजेस वाला पॉइंट था, द इशू ऑफ कार्ट्रिज वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपके ये जो सिपाही वगैरह थे उनका मानना था कि इसके ऊपर पिग और काऊ का फैट लगा हुआ है और अगर उसको उन्होंने अपने दांतों से काटा तो फिर उस कंडीशन में उनकी कास्ट चली जाएगी। पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं। वही बोन डस्ट जो मिक्स करने का र्यूमर उड़ा था आटे में, उसका जो है आप एक एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके कारण लोगों ने फिर जो आटा वगैरह उसको टच करने से ही मना कर दिया। इसके बाद में ये आपका इंडियंस को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये डर जो था लोगों के मन में। इन सब चीज़ों के बाद आप ये लिख सकते हैं 3 से 4 पॉइंट आपने लिख दिए। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं इन सब चीज़ों के कारण एक गुस्सा जो था वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा सुलग रहा था, एंड कार्ट्रिजेस के इशू ने अल्टीमेटली फिर जोर पकड़ा और 1857 में ये एक म्यूटिनी और उसके बाद में एक बड़ी रिवोल्ट के तौर पर निकल कर आया। इस तरीके से जो है आप इस पर्टिकुलर जवाब को दे सकते हैं या फिर इसको फ्रेम कर सकते हैं। अगला देखते हैं। The rumors in 1857 began to make sense when seen in the context of policies pursued by British from late 1820s. Support your answer with evidence. अब इसमें ये बोला गया है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उस टाइम पीरियड में जो रूमर्स वगैरह आपके उड़ रहे थे, जो अफवाहें वगैरह उड़ रही थी, इन अफवाहों को जब आप 1820 के बाद से अंग्रेजों ने जो गतिविधियां हिंदुस्तान में करी हैं, उन गतिविधियों के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो आपको लगता है कि इन अफवाहों में मतलब कुछ सेंस था। लोगों को क्यों इन अफवाहों के ऊपर भरोसा हो गया, ये आपको तब समझ में आता है जब 1820 के बाद से अंग्रेजों की गतिविधियां जो 1857 तक चली हैं, जब आप उन पर नजर मारते हो। तो हमको अब ये बताना है, अब हमको ये जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है एविडेंस के साथ में। सवाल समझ लीजिए, वो ये नहीं बोल रहा है कि ये सही है या गलत है, आप मुझे ये बताओ। वो बोल रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट में जो अफवाहें उड़ी थी, उन अफवाहों में क्या हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, वो सब बात की बात है। मगर 1820 के बाद से अगर अंग्रेजों की गतिविधियों को देखा जाए तो इन अफवाहों के ऊपर आपको इन अफवाहों में कुछ सेंस या फिर कोई मतलब आपको समझ में आता है, तब आपको पल्ले पड़ता है कि लोग आखिर क्यों इसके ऊपर भरोसा कर रहे थे। तो अपने को ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको अपने को एविडेंस के साथ में सपोर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अंग्रेजों ने जो एक काम किया था वो ये था कि हिंदुस्तानियों को रिफॉर्म करना शुरू किया, इंडियंस में रिफॉर्म लाने की उन्होंने शुरुआत करी, और इस चक्कर में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो थे इनको अपने देश में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ इन्होंने सोशल तरीके के रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो शुरू किए। सती प्रथा का जो एबॉलिशन था वो करवाया। विडो रीमैरेजेस वगैरह जो थे, इस तरीके के एक्ट्स वगैरह जो हैं इनको पास करके इन्होंने ये आपकी जो
हिंदू विडोज थी उनको रीमैरिज करने की आपने इजाज़त दी, सती प्रथा के ऊपर आपने बैन लगा के इसको एबॉलिश करवा दिया। इन सारी चीज़ों के कारण आपका जो है, इन सारी चीज़ों के कारण लोगों के दिमाग में एक रोष या फिर एक गुस्सा बैठने लगा, क्योंकि इन सब बातों का जो असर था लोगों के ऊपर इस तरीके से गया, लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को इस तरीके से लिया कि अंग्रेज़ जो हैं ये हमारी डे टू डे आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारा जो रिलीजन है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ में इन लोगों ने एक चीज़ और करी, इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर जो है आपकी जो रियासतें थी उनको हड़पना जो है जारी रखा। जैसे झांसी और सतारा जो हैं इनको आपने जो है हड़प लिया। इसके अलावा आपने जो लैंड होल्डिंग के कस्टम्स वगैरह थे, यानी कि एक पिता से अपने पुत्र में किस तरीके से आपकी ज़मीन वगैरह का हस्तांतरण होगा, एक पिता अपने बच्चों को ज़मीन वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह किस तरीके से बांटेगा या फिर किसको कितनी मिलेगी, ये सारी बातों को लेके जो आपके लैंड होल्डिंग हो गई, इसके जो सोशल कस्टम्स थे, आपको वसीयत वगैरह किस तरीके से करनी है, इसके जो अपने सोशो रिलीजियस कस्टम्स थे, इन सब में रिफॉर्मेशन वगैरह किया गया। इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली अंग्रेज़ों की जो ये गतिविधियाँ थी, इनके चक्कर में लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी कि हो ना हो ये भाई लोग कर ये रहे हैं कि हम लोगों के धार्मिक एक्टिविटीज वगैरह में बदलाव कर रहे हैं, हम लोगों के सामाजिक एक्टिविटीज में बदलाव कर रहे हैं, और ये लोग अपने तरीके की जो जिंदगी है ये हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर विचार ने जब एक जोर पकड़ना शुरू किया और इसके बाद 1820s 30s 40s में 50s में जिस तरीके की गतिविधियां ये लोग करते चले गए, उसका नतीजा ये निकल कर आया कि 1857 आते आते लोगों ने मान लिया कि जो अफवाहें वगैरह उड़ रही हैं ये सच हैं, इनकी सारी हरकतें इस तरीके की थी जिसको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके बेसिस पर फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो र्यूमर्स वगैरह थे, ये सारे र्यूमर्स वगैरह, इनकी एक्टिविटीज वगैरह जिस तरीके की चल रही थी उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें एक सेंस आपको समझ में आता है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आप लिखकर तैयार कर सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ तालुकदार्स ऑफ अवध इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अपने को करना ये है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें अवध के तालुकदार्स का जो आपका पार्टिसिपेशन था उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से शुरू करेंगे कि जो तालुकदार थे उन्होंने आखिर पार्टिसिपेट किया क्यों था, तालुकदारों को क्या तकलीफ हो रही थी अंग्रेजों के से जो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आप इसको इस तरह से शुरू करेंगे कि आपके जो तालुकदार हैं उनका 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन का जो मेन कारण था वो था अंग्रेजों के द्वारा अवध का एनेक्सेशन करना। अब अवध का एनेक्सेशन करने से हुआ क्या जिसके कारण तालुकदारों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि ये जो आपका एनेक्सेशन हुआ था अवध का, इसके कारण आपके जो तालुकदार थे, जो किसान थे और जो आपके सिपाही वगैरह थे, इन सबकी पोजीशंस जो थी वो डिसलाइन हुई थी, इन सबकी जिंदगियों पे जो है असर पड़ा था, इनकी जिंदगियों में तकलीफ आई थी। और अंग्रेजों ने खास तौर पे तालुकदारों के साथ में ये किया था कि इनको डिसआर्म किया था, मतलब उनके पास में जो भी हथियार थे, जो भी शस्त्र थे और वो जो भी अपनी छोटी मोटी ट्रूप्स वगैरह मेंटेन करते थे वो सब इन्होंने अंग्रेजों ने तालुकदारों से ले ली। दूसरा, इन्होंने जो फोर्ट्स वगैरह या जो किले बनाए थे या जो किलेबंदी करी थी इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। एक ये मेन फैक्टर था जिसके कारण आपके जो तालुकदार थे उनकी जिंदगी पे काफी ज्यादा असर पड़ा था और इसने फिर उनको मोटिवेट किया जब उनको मौका मिला कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जाके रिवोल्ट करते। इसके बाद 1856 में अंग्रेजों ने किया ये कि एक नए तरीके का सेटलमेंट लेकर आए जिसका नाम था समरी सेटलमेंट। अब ये समरी सेटलमेंट जो था इसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो जहां जहां पॉसिबल हो सकता था वो तालुकदारों को पिक्चर से निकाल रहा था। समरी सेटलमेंट एक तरीका था जिसकी मदद से अंग्रेज रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, मगर इसमें व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई थी कि जो अंग्रेज हैं वो किसानों के साथ में या पीजेंट्स के साथ में डायरेक्टली डील कर सकें और जहां जहां हो सके तालुकदारों को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ इन लोगों ने अब एक चीज और करी अंग्रेजों ने कि लैंड रेवेन्यू जो है उसको कई जगहों पर जो पुराना वैल्यू था लैंड रेवेन्यू का उसमें 30 से लेकर 70% तक उसमें इजाफा कर दिया। मतलब ये कि अगर पहले आप 100 रुपए लैंड रेवेन्यू दे रहे थे तो अब 130 से लेकर 170 रुपए के बीच में कुछ भी अमाउंट आपको लैंड रेवेन्यू के तौर पर देना पड़ेगा। इन सब चीजों के कारण खास तौर पर जो है तालुकदारों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा और अल्टीमेटली इसके कारण उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट हुआ यह कि 1857 की जो रिवोल्ट थी वो अवध में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक चली और सबसे ज्यादा इंटेंस थी। वजह यह थी यहां पे तालुकदारों की संख्या एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में थी और उनके ऊपर असर जो था वो काफी ज्यादा पड़ा था। नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने आखिर तक जो है लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ काफी जो है लड़ते हुए मारे भी गए, काफी सारे जो हैं वो उनके साथ लॉयल रहे और अंग्रेजों के साथ में लड़ते हुए मारे गए, सब किया मगर झुके नहीं। इस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह तभी होती हैं जब आपकी जो क्षोभ होता है, जब आपकी तकलीफ होती है वो पर्सनल होती है और वाकई में तालुकदारों के साथ में जो एक्टिविटीज हुई थी उससे वो पर्सनली काफी ज्यादा हर्ट हुए थे, अफेक्ट हुए थे और उसी का नतीजा है जो इस लेवल पर जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन आपका
आपका 1857 की रिवोल्ट में दिखाया। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन हाउ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्रिएटेड डिसअफेक्शन अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ अवध। अब अपने को ये बताना है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनकी जो ये एनेक्सेशन की पॉलिसीज वगैरह थी, इसने अवध के लोगों के मन में गुस्सा या क्षोभ जो है वो किस तरीके से आपका बनाया था। तो इसका जवाब आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि डलहौजी जो है उसने अवध का जो एनेक्सेशन किया था उसके कारण लोगों के मन में गुस्सा इन कारणों से आया। अपन लोगों को फिर वही बात का ध्यान रखना है कि अपन जो आंसर दे रहे हैं वो पॉइंट में ही देंगे, जहां तक हो सके अपन पॉसिबल इसका जवाब पॉइंट में देंगे। तो इसका आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि 1857 में अवध जो है इसका एनेक्सेशन इस ग्राउंड पर हुआ था कि आपके जो नवाब है वाजिद अली शाह वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो ढंग से आपका शासन नहीं चला रहे, और इसके बाद में इनको आपका सत्ता से उतार कर, गद्दी से उतार कर कलकत्ता भेज दिया गया। एंड दूसरी चीज जो की गई वो ये था कि बादशाह का या फिर जो आपके नवाब थे इनका जो रॉयल कोर्ट था या रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था, इसका डिसोल्यूशन कर दिया गया। अब इससे होता यह है कि जो ये रॉयल कोर्ट के साथ में जुड़े हुए लोग थे, जो कोर्टियर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो तालुकदार थे, जो आर्टिसंस थे, जो छोटे मोटे लोग, जो आपके आखिरी तबके तक का जो आदमी जुड़ा हुआ था, वो सबके सब जो है एक वक्त इकट्ठे एक साथ जॉबलेस हो गए। मतलब कल तक आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, आज आपको पता चलता है कि वाजिद अली शाह नहीं रहे, मतलब उनको वहां से हटा के कहीं और भेज दिया गया है, और उनका जो कोर्ट था जिसमें आपकी नौकरी थी या जिसके बेसिस पर आपकी जिंदगी चल रही थी वो खत्म हो गया। अब यूं चुटकियों में हुआ यह है कि आप खड़े खड़े, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आप खड़े खड़े जॉबलेस हो गए। अब आपके सामने खाने कमाने की दिक्कत आ गई, और जो नए आपके रूलर्स आए हैं अंग्रेज, उन्होंने आपको एकोमोडेट करने के लिए कुछ किया ही नहीं कि आप लोगों की जिंदगी के ऊपर जो अभी बुरा असर पड़ा है इसको कम किया जा सके, आपको कोई दूसरा तरीका दिया जा सके नौकरी वगैरह का। इन्होंने कुछ एक्टिविटीज की नहीं। तो इन सब चीजों के कारण हुआ ये कि आपके जो लोग थे, लगभग हर तबके के लोग अफेक्ट हुए, और सबके मन में क्षोभ या फिर रोष जो है वो बढ़ता चला गया। इन सब इसके बाद खास तौर पे तालुकदारों की बात की जाए तो अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि उनको डिसआर्म किया गया था और उनके फोर्ट्स वगैरह जो है डिस्ट्रॉय किए गए थे। जो नया रेवेन्यू सिस्टम लाया गया था समरी सेटलमेंट का, उसके चक्कर में तालुकदारों के हाथ से उनकी जो जमीन वगैरह पे कंट्रोल था वो सब निकल गया। तो इन सब चीजों के कारण हुआ ये कि लोगों के मन में डिससैटिस्फैक्शन बड़े लेवल पर आया, और इसी चक्कर में फिर जब रिवोल्ट हुई और जब इनको मौका मिला अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा उतारने का, तो फिर बड़े लेवल पर लोग निकल कर आए, और सबसे लंबे वक्त तक और सबसे इंटेंस जो बैटल्स आपको देखने को मिलती हैं, 1857 का सबसे लंबे वक्त तक जो लड़ाई झगड़े चले हैं वो आपको अवध के इलाके में, लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में देखने के लिए मिलता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 फॉर इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो है उसको स्थापित किया था। इसके प्रोविजंस के बारे में अपने को बातचीत करनी है। आसान है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। सबसे पहले इसमें अंग्रेज ये करते थे कि भाई हम लोग जो है आपकी सुरक्षा की गारंटी उठाते हैं, आपको अपनी फोर्सेस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सारी सुरक्षा की गारंटी हम लोग उठाते हैं। पहले पॉइंट में आप ये लिख दीजिए अगर आप सब्सिडरी अलायंस में आते हैं तो। दूसरा ये कि आपके आप ये सारा काम करने के लिए, सिक्योरिटी वगैरह रखने के लिए हमें हमारी फोर्सेस वगैरह जो है आपके जो प्रिंसली स्टेट है उसमें हमको स्टेशन करना पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिए। तीसरा, आपको इनके मेंटेनेंस के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर आपकी रियासत का कोई हिस्सा अंग्रेज हुकूमत अपने हाथ में रख लेगी। और इसके अलावा अंग्रेज हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में बैठेगा, और वो फिर आपके जो भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है उनको इन्फ्लुएंस करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कोई भी दूसरी रियासत के साथ में आपको जंग लड़नी है या कोई और आपको निर्णय लेना है, किसी तरीके की कोई संधि या कोई ट्रीटी साइन करना है, वो आप अंग्रेजों की इजाजत के बिना नहीं करोगे। इस तरीके की जो काफी सारी चीजें थी वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आती थी, तो उसको आप लिख सकते हो। इसमें शुरुआत आप ऐसे करोगे कि सब्सिडरी अलायंस को जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में हर वो रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में सब्सिडरी अलायंस किया उनके ऊपर ये फलानी कंडीशंस या प्रोविजंस लगा दिए जाते थे। पहला वही पॉइंट कि अंग्रेज जो हैं सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए वो अपनी फौजें वगैरह जो हैं आपके यहाँ मेंटेन करेंगे, और ये फौजें मेंटेन करने का जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा, और बाकी किसी के साथ किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट वगैरह किसी दूसरे रूलर के साथ में आप नहीं कर सकते जब तक अंग्रेजों की आपको इजाजत उसके लिए नहीं मिल जाती। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपका सब्सिडरी
सीधे लाइंस के अंडर में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर अलग से अपने को एक छोटा सा ब्लॉक जो है एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलता है और डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे ये इसका सबसे मॉडल आंसर बनता है। इसी तरीके से इन्हीं लाइंस पर अपने को भी जो है इसका जवाब लिखना है, तब आप मैक्सिमम नंबर जो है इसमें से फेच कर पाएंगे। पैराग्राफ अगर आप लिखने बैठ गए या फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की जो आपका फेनोमेनन है उसको नहीं फॉलो किया तो फिर नुकसानदायक रहेगा। आप इस बात को पर्टिकुलरली आपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डिस्कस समरी सेटलमेंट, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। अब अपने को यहाँ पर दो बातें करनी है। पहला तो समरी सेटलमेंट क्या है वो बताना है और उसके बाद में फिर इसका क्या असर पड़ा अपने को उसके बारे में बातचीत करनी है। तो समरी सेटलमेंट वो रेवेन्यू पॉलिसी थी जो अंग्रेज 1856 में लेकर आए थे और उसको अवध में लागू किया था जब उन्होंने वाजिद अली शाह को हटाकर अवध का एनेक्सेशन कर लिया था और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया था। तो ये लाइन एक आप लिखकर बता सकते हैं कि समरी सेटलमेंट था क्या। तो समरी सेटलमेंट वाज अ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1856 और एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इन अवध आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ अवध। इसके बाद में इसका इंपैक्ट वगैरह की बात करनी हो तो उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत अपने को करनी पड़ेगी कि समरी सेटलमेंट किन किन बातों के ऊपर बेस्ड था। तो सबसे पहला पॉइंट जो समरी सेटलमेंट में है वो ये है कि ये मानकर चलता था कि जो ताल्लुकदार हैं इन्होंने जो जमीन के ऊपर अपना होल्ड बनाया है वो फोर्स और फ्रॉड की मदद से बनाया है और इनका जो है इन जमीनों के ऊपर कोई परमानेंट स्टेक नहीं है, इनका जमीनों के ऊपर किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा ये कि इनकी कोशिश समरी सेटलमेंट को इस तरीके से बनाया गया था कि उसके तहत आप जो ताल्लुकदार हैं उनको जहां जहां हो सके वहां वहां अपना इक्वेशन से बाहर निकाल दो। जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है ग्रामीण परिवेश की कि आपका किसान के ऊपर ताल्लुकदार बैठा हुआ है, तो जहां जहां हो सके ताल्लुकदारों को इक्वेशन से हटा दो और किसानों के साथ में डायरेक्टली डील करो। क्यों? क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हो कि जो आपके ताल्लुकदार वगैरह हैं इन्होंने जमीन वगैरह फोर्स या फ्रॉड से ली और इनका इन जमीनों के ऊपर कोई हक नहीं बनता है। तो ये तो खैर आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये आपका जो समरी सेटलमेंट है इसकी बातचीत हो गई। इसके बाद अगर आप इसके इंपैक्ट की बात करना शुरू करें तो एक लाइन लिख सकते हैं, द इंपैक्ट ऑफ समरी सेटलमेंट आर एज फॉलोज, और उसमें आप लिख सकते हैं कि वो सारे ताल्लुकदार जो अंग्रेजों के आने के पहले 67% के करीब गांव वगैरह जो है अवध में उनके ऊपर उनकी होल्डिंग वगैरह थी, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में समरी सेटलमेंट आने के बाद 38% के करीब उनके पास में जो है जमीन के ऊपर कब्जा रह गया। इसके बाद सबसे ज्यादा जो बुरी हालत हुई वो हुई थी आपका जो सदर्न अवध है, यानी कि अवध का जो साउथ का इलाका है या फिर अवध के साउथ के जो इलाके पड़ते हैं पोर्शन वगैरह, वहां पर खास तौर पे ताल्लुकदारों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट हिट थे वो यहाँ के लोग हुए थे और जो यहाँ के ताल्लुकदार वगैरह थे उनके पास में जितने भी गांव वगैरह थे या जितनी भी जमीन थी गांव में उसके आधे से ज्यादा उन्होंने लूज कर दिया। अंग्रेजों ने उनको आधे से ज्यादा जगहों पे इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके इंपैक्ट वगैरह में आ जाएगी और इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल में इसमें जाने का कोई सेंस या कोई रीजन भी नहीं बनता। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना जैसे आप लोगों ने इसको लिख भी दिया तो इसमें अब फायदा ये होगा, एक तो आपने वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं करी है, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं और पॉइंट्स में लिखा है तो सामने वाले को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर वो ज्यादा आपके लिए इंपैक्टफुल होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे मार्क्स वगैरह मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक नजर मार के उसको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशनशिप ऑफ सिपाहीज with the superior white officers underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857। यानी कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी या आर्मी थी उसमें सिपाही और उनके जो ऑफिसर्स थे उनके बीच में जो रिश्ता था उसमें काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये एक स्टेटमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अब अपने को इस स्टेटमेंट को एग्जांपल्स के साथ में सपोर्ट करना है। मतलब ये कि यहां पर वो लोग ये नहीं बता रहे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप वो प्रूफ करो। वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि स्टेटमेंट है, फैक्ट है और सही है, मगर अब अपने को ये स्टेटमेंट सही है इस बात को सपोर्ट में जो है अपने को एविडेंसेस वगैरह देने हैं। तो इसको अपने को गलत सही नहीं बताना है कि आप गलत बोल रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं करना है। अपने को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको सही मानकर ही चलना है, मगर इसके सपोर्ट में जो है आपको स्टेटमेंट वगैरह के सपोर्ट में जो है लिखना है। तो पहली लाइन तो आप यहीं से उठा सकते हो कि ये जो ईयर्स थे प्रोसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 इसमें सिग्निफिकेंट चेंज हुए थे बिटवीन द व्हाइट ऑफिसर्स और आपके जो सिपाही थे उनके बीच में, इंडियन सिपाही के बीच में, और इसके सपोर्ट में ये सारे एविडेंसेस हैं। पहली लाइन लिखकर आप शुरू कर सकते हो कि 1820s के टाइम पीरियड तक तो ये जो थे सिपाही और अफसर, जो अफसर थे ये अंग्रेज अफसर आपके सिपाहियों के साथ में बड़ा मित्रवत व्यवहार करते थे, बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखते थे। ये अपना जो आपका जब
लेट से आपके पास में खाली वक्त है, लेजियर एक्टिविटीज का टाइम है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे सिपाहियों के साथ में, बाकायदा कुश्तियां लड़ा करते थे उनके साथ में, और काफी ज्यादा अच्छे से जो है एक दूसरे के साथ में ये लोग रहा करते थे। कई सारे आपके जो ऑफिसर्स वगैरह थे, अंग्रेज ऑफिसर्स, वो हिंदुस्तानी भाषा, उस वक्त हिंदी तो बोली नहीं जाती थी, जो हिंदुस्तानी भाषा थी उसमें बड़े फ्लुएंट हो गए थे, और वो आपके सिपाहियों के साथ में, उनके कस्टम्स के साथ में, उनके कल्चर के साथ में बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए थे। एक मतलब आपका घर जैसा रिश्ता जो है वो बन गया था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, ट्रस्ट था। तो इस तरीके से इन लोगों के बढ़िया रिश्ते बने हुए थे, और इसी चक्कर में सिपाही इनके लिए जान देने को भी तैयार बैठे हुए थे। मगर फिर 1840s आते आते अब हुआ ये कि ये जो रिश्ता था इसमें काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनके मन में एक नस्लीय श्रेष्ठता की भावना आने लगी, एक सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है आने लगा, और वो अपने सिपाहियों को इंफीरियर्स की तरह ट्रीट करने लगे, अपने से निम्न दर्जे का मानने लगे, उनको अपने से निम्न दर्जे का ट्रीट करने लगे। अब हुआ यह कि पहले वही सिपाही जो बढ़िया आपके साथ में वक्त बिता रहे हैं, आपके साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अब वही आपके साथ में अब्यूज करने लगे और आपको फिजिकल वायलेंस वगैरह करने लगे। मतलब ये कि अब आपको एक तो जबान से बहुत बुरा बुरा बोलने लगे, प्लस जहां होता फिर वो आपके ऊपर हाथ उठा देते, आपके ऊपर हिंसा वगैरह करते अगर सिपाही कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी सिपाहियों के साथ में, जिसके कारण हुआ ये कि जो सिपाही थे और जो अफसर था, इनके बीच में रिलेशनशिप्स वगैरह खराब होते चले गए, इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, सस्पिशन। और पहले जहां पर विश्वास हुआ करता था 1820 के आसपास, अब वही विश्वास आपका अविश्वास के या फिर शक वगैरह जो होता है उसमें कन्वर्ट हो गया। और नतीजा ये निकल कर आया कि सिपाहियों ने अल्टीमेटली रिवोल्ट वगैरह में फिर अपने अफसरों को मारने में, उनके खिलाफ शस्त्र उठाने में संकोच नहीं किया, क्योंकि पूरा टाइम लगा था 20-25 साल का, 30 साल का, और उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे के सारे चेंजेस वगैरह देखे थे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। What was the importance of proclamation of revolt of 1857? अब यहां पर अपने को यह बताना है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसका जो प्रोक्लेमेशन था, जिसमें डिक्लेरेशन किया गया था कि ये रिवोल्ट क्यों की जा रही है और किस किस तबके को क्या क्या करना चाहिए, इसकी जरूरत या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, अब अपने को यह बताना है। तो सबसे पहला तो इसमें आप लिख सकते हो कि इस तरीके से कि भाई फलाने फलाने जो पॉइंट्स थे उसके कारण 1857 के प्रोक्लेमेशन की इंपॉर्टेंस बन जाती है। उसमें जो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे वो ये कि इसमें अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया, और उसके बाद में जो नाजायज तरीकों से अंग्रेज अलग अलग रियासतों के ऊपर कब्जा करते चले गए, इस पूरी की पूरी चीज को जो है कंडेम किया गया था लोगों के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन में। यानी कि ये बोला गया था कि अंग्रेजों ने जो हरकतें कर कर हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया है, भाई हम लोग इसको कंडेम करते हैं, हम लोग इसको सही नहीं मानते, ये चीज ठीक नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वगैरह के चक्कर में, जिसके कारण लैंड होल्डर्स को जो है निकाल दिया जाता था उनकी जमीन से। अब चाहे वो लैंड होल्डर आपका बड़ा हो या बड़ा जमींदार हो, चाहे छोटा हो, इन सबको निकाल दिया जाता था। इसके बाद जो फॉरेन कॉमर्स वगैरह होता था, जो आपका जो विदेशों से आपका जो व्यापार वगैरह हो रहा था, उसमें भी अंग्रेजों ने इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बनाई कि आपके जो यहाँ के रहने वाले काश्तकार वगैरह थे और जो आपके बुनकर वगैरह थे, उनके बुरे दिन आ गए। अंग्रेजों ने इंश्योर किया कि यहाँ के काश्तकार और यहाँ के बुनकर का माल या तो बाहर बिके नहीं, और बिके तो फिर इतना महंगा बिके कि कोई उसे खरीदे नहीं। इसके चक्कर में इंडिया का जो पूरा कॉटन और टेक्सटाइल और सिल्क का बिजनेस वगैरह था, पूरा का पूरा चौपट हो गया, सारा का सारा बर्बाद हो गया। ये सारी चीजों का जो गुस्सा था लोगों के मन में, उसके बारे में प्रोक्लेमेशन में बात की गई थी। इसके बाद में यह बोला गया था कि फिरंगी जो हैं, ये हमारे जीने का तरीका जो है, हमारी जिंदगी का वो तरीका जिसके साथ में हम लोग फेमिलियर हैं और जिसको हम लोग पसंद करते हैं, ये लोग इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये हिंदुओं में कास्ट सिस्टम जो है उसको खत्म कर रहे हैं, मुस्लिम्स में जो रिलीजन वगैरह है इसमें भी इसको भी जो है इसमें ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, और ये इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन सारी चीजों के चलते हिंदुस्तानी जो हैं उन सब लोगों को साथ में आना चाहिए और इन सब से लड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को बचा सकें, अपने रिलीजन को बचा सकें, अपनी इज्जत को बचा सकें और अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें। और इन सबको इसलिए सारे लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग अंग्रेजों के साथ में मतलब मिलकर और बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ें और इनको इस तरीके से हटा दें। तो ये सारी चीजें जो है प्रोक्लेमेशन में साफ साफ लिखी हुई थी। अभी तक ये सारी बातें हवा हवाई हो रही थी कि इनमें से कुछ फैक्टर जो है कुछ लोगों के लिए मैटर करते थे, कुछ फैक्टर कुछ लोगों के लिए मैटर करते थे। मगर जब ये प्रोक्लेमेशन आ गया तो इसमें क्लियर हो गया कि आखिर हम लोग अंग्रेजों के साथ में लोहा ले क्यों रहे हैं, अंग्रेजों के साथ में आखिर अल्टीमेटली इतनी तगड़ी जो लड़ाई है वो लड़ी क्यों जा रही है, इसकी वजह क्या है। ये सारी बातें जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्लियर हो जाती हैं और यही जो है इसकी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है कि डिस्क्राइब अबाउट द अल्टरनेटिव अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द रेबल्स, यानी कि रेबल्स के द्वारा जो अल्टरनेटिव अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी, अब हमको उसके बारे में बातचीत करनी है। तो अल्टरनेटिव अथॉरिटी से मतलब क्या, पहले तो अब हम लोग ये देख लेते हैं। हुआ क्या कि अंग्रेज़ों को जब रेबल्स ने हटा दिया या फिर अंग्रेज़ों को जब रेबल्स ने हरा दिया, तो उसके बाद उन लोगों ने उन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया जहाँ पे पहले अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। तो अंग्रेज़ों का राज हटाने के बाद अपना खुद का राज जब रेबल्स वहाँ पर लेकर आ गए, उसके बाद उन लोगों ने किस तरीके की व्यवस्था करी वहाँ का शासन प्रशासन चलाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अल्टरनेटिव अथॉरिटी कहलाती हैं। अब उसके बारे में अपने को थोड़ा सा लिखना है 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे इस तरीके की अल्टरनेटिव अथॉरिटीज़ लाई गई थी। तो फिर आप इसको शुरू ऐसे करें कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर रेबल्स ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर रेबल्स ने एक बार जब उनका कंट्रोल आ गया तो यहाँ पे फिर उन्होंने कोशिश करी कि एक नए तरीके की अल्टरनेटिव अथॉरिटी, अंग्रेज जिस तरीके से शासन चलाते थे उसके अल्टरनेटिव में एक दूसरे तरीके का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए, जब एक बार यहाँ से अंग्रेजों को निकाल दिया गया। इसके अलावा और भी जगहों पे कोशिश हुई थी, बट ये जो है मेजर आपके इलाके हैं जहाँ पे कोशिश हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट आप ये भी लिखिए कि हालांकि ये बहुत लंबे वक्त तक चला नहीं, मगर अंग्रेजों को हटाने के बाद में रेबल्स ने फिर भी कोशिश तो करी थी कि अंग्रेजों के पहले जो 18वीं शताब्दी में जिस तरीके का वक्त चल रहा था, 18th सेंचुरी में जिस तरीके का शासन चल रहा था, उस तरीके का शासन जो है फिर से लाया जाए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, अंग्रेजों को हटाया गया और अंग्रेजों को हटाने के बाद में जिन जिन जगहों पर हटाया गया वहां पर अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका अथॉरिटी वगैरह को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। जो मेन सेंटर जहां पर ये हुआ था, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी हुआ था, बट जो सबसे बड़े मेन शहर हैं वहां पर यह चीज की गई। अब अल्टरनेटिव अथॉरिटी के नाम पर किया गया, अंग्रेजों को हटाकर अंग्रेजों के पहले जिस तरीके का 18वीं शताब्दी में रूल चलता था, यानी कि 1701 से लेकर 1799 के बीच में जिस तरीके का शासन आपको देखने को मिलता था, उस तरीके की व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। इसमें आपने कोर्ट कल्चर जो था उसको फिर से रीएस्टैब्लिश कर दिया, यानी कि फिर से आपने दरबार लगाना शुरू कर दिए। फिर आपने अपॉइंटमेंट वगैरह किए काफी सारे पोस्ट वगैरह पे कोर्ट वगैरह की मदद से। इसके बाद में लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए नए एग्रीमेंट वगैरह किए गए और जो ट्रूप्स थी, सिपाहियों को जो सिपाही वगैरह थे उनको पेमेंट वगैरह के लिए नई व्यवस्था वगैरह जो है की गई। ये सारी चीजें करने के बाद में आपने ये भी ऑर्डर इशू किया कि आप किसी भी तरीके का लूट या फिर किसी भी तरीके का कि यहाँ पर डकैतियां वगैरह आप नहीं डलेंगी कहीं पर भी। एक तो ये लूट और प्लंडर सब लोग बंद करें और अगर नहीं की गई तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये बात की गई। इसके बाद में अंग्रेजों, अब ये भी पता था कि अंग्रेज वगैरह जो है फिर से पलटकर हमला तो करेंगे, वापस आएंगे ये लोग, तो अब अंग्रेजों से किस तरीके से लड़ाई लड़नी है उसके लिए प्लान्स वगैरह बनाए गए। तो कुल मिला के कोशिश ये की जा रही थी कि 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी का जो मुगल वर्ल्ड था, 18th सेंचुरी का जो मुगल शासन था उसको फिर से वापस लेकर आया जाए और जो पूरी तरीके से आपका खत्म हो गया था या फिर उसके वो सिंबल्स वगैरह को वापस लाया जाए, जिसकी मदद से ये हमको समझ में आता था कि मुगलिया सल्तनत वगैरह जो है वो चल रही थी। हालांकि ये जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था, कोशिश ये की गई थी कि अब जो अंग्रेजों के साथ में जंग होने वाली है, अंग्रेज फिर से जब काउंटर अटैक करेंगे, फिर से जब पलटकर वार करेंगे, तो उस पर्टिकुलर वॉर में आप अपनी जो डिमांड्स ऑफ वॉर होती हैं, जंग वगैरह लड़ने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, इन सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को फुलफिल किया जा सके, उसके लिए आपने पूरी की पूरी व्यवस्था लागू की थी। हालांकि हुआ ये बाद में जब अंग्रेजों ने हमला किया तो ब्रिटिश अटैक को ये पूरा का पूरा सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाया और अल्टीमेटली सब कुछ कोलैप्स हो गया। इसमें से जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह उठा के अपना 8 मैक्स टू मैक्स 10 लाइन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आप देकर खत्म कर सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्विल द अपराइजिंग, या फिर हाउ डिड द ब्रिटिश रिप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहां से अपने को यह जवाब देना है कि अंग्रेजों ने आखिर वो क्या कदम उठाए जिसकी मदद से उन्होंने 1857 का रिवोल्ट जो है उसको दबाया था। वो अब हमको यहां पे बताना है कि वो कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिसकी मदद से अंग्रेजों ने 1857 के रिवोल्ट को रिप्रेस किया था। तो इसमें आप काफी सारे पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आप जब जाओगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक तो आपने काफी सारे कानून वगैरह पास किए थे, अंग्रेजों ने अपने जो सिपाही हैं उनको फिर से उन इलाकों में झोंकने के, जहां पर अब आपको लड़ाई लड़नी थी, उन इलाकों में जाने के पहले आपने काफी सारे जो है कानून वगैरह पास किए थे, ताकि आप किसी भी तरीके की अगर हिंसा हो, प्रतिहिंसा की हो या फिर किसी भी तरीके का वायलेंस वगैरह हो, तो उसके लिए आप पहले से कानूनी तौर पर पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने काफी सारे कानून पास किए थे जिसकी मदद से ट्रूप्स वगैरह को फायदा मिलता जब वो फिर से रीऑक्यूपाई करने निकलती नॉर्थ। पहला ये काम किया गया। इसके बाद में ऐसे कई सारे कानून पास किए गए थे मई से लेकर जून के बीच में, जिसकी मदद से नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंडर में लाया गया था।
तीसरा काम यह किया गया था कि आपके जो आर्मी ऑफिसर्स थे, साथ ही साथ आपके जो कॉमन अंग्रेज सिविलियंस वगैरह थे, उनको यह पावर दी गई थी कि अगर उनको किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर शक है कि वो अगर गद्दारी कर रहा है या वो ट्रीजन वगैरह कर रहा है, तो फिर आप जो है उसके खिलाफ आप उसको मुकदमा चला सकते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मुकदमे वगैरह में या ट्राई करने के बाद में कि वाकई में बात सच है, ये ट्रीजन कर रहा है, तो फिर आप उसको पनिश कर सकते हैं। ये 3 बातें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपने ये किया कि जो नॉर्मल प्रोसेस था कि अगर कोई भी कानून आपने कोई अपराध किया है तो उसके बाद फिर आपके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा और उसके बाद कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। ये सारी व्यवस्था जो है खत्म कर दी गई और क्लियर कर दिया गया कि अगर किसी ने भी गद्दारी करी तो उसको मौत के अलावा कोई और सजा नहीं दी जाएगी और इसके लिए कोई मुकदमा कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद में फिर आपने अपना काउंटर ऑफेंसिव चालू किया और धीरे धीरे आपका जो पूरा गैंगेटिक वैली का इलाका है या फिर जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है उसको फिर आपने जीतने की कोशिश करी, उसमें फिर आप आगे बढ़े। अब स्थिति यह थी कि अपराइजिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक जो विलेज बाय विलेज है आपको लड़ लड़कर वापस लेना पड़ा। मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है आपने यहां पर किया था और हेवीली जो है आपको यहां पर मिलिट्री वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली जीतने के लिए आपको 2 prong अटैक या 2 prong स्ट्रेटजी लगानी पड़ी, ये बात भी आप यहां पे बता सकते हैं। एंड लास्ट में कि अंग्रेजों ने यूनिटी को तोड़ने की भी कोशिश करी। जो आपके बड़े जमींदार वगैरह थे और जो बड़े किसान वगैरह थे उनको यह वादा किया गया कि आप जो जमीन एस्टेट्स वगैरह जो हैं वो वापस कर देंगे, आप एस्टेट्स वगैरह जो हैं उनको लौटा देंगे। ये इन लोगों से जो भी जो है कन्फिस्केट वगैरह किया गया था और इसकी मदद से भी जो है आपने कोशिश करी कि आप इन लोगों को अपनी तरफ मिला सकें। ये सारे काम वगैरह जो है किए गए थे और इस सब की मदद से अंग्रेजों ने जो अपना सवाल बनता है कि अपराइजिंग वगैरह जो है उसको क्वेल किया था। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये अपने से बोल रहे हैं इसमें, एग्जामिन एनी 3 चेंजेस बॉट इनटू कॉलोनियल सिटीज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की जब रिवोल्ट हो गई और अंग्रेजों ने इसको पूरी तरीके से दबा दिया, उसके बाद में जब फिर से इन्होंने शासन यहाँ पे करना शुरू किया तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में शहरों में फिर क्या बदलाव किया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें से अपने को मैक्सिमम 3 बदलाव बताने हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 बदलाव लिखे हुए हैं, तो इसमें से आप कोई भी 3 जो है उठाकर यूज कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप और भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको शुरू ऐसे करिए कि ये सारे फलाने या फिर फॉलोइंग चेंजेस वगैरह जो थे 1857 की रिवोल्ट के बाद में कॉलोनियल सिटीज में लाए गए थे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप ये लिखिए कि अंग्रेजों को अब एक बात समझ में आ गई कि अगर फिर ऐसी रिवोल्ट वगैरह हो गई तो जो आपके श्वेत लोग हैं या फिर यूरोपियंस हैं, इनकी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, या सिक्योरिटी जो है आपके व्हाइट इलीट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाता है। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले तो ये किया कि अपने रहने के लिए आपकी जो आम पॉपुलेशन थी उससे अलग अपने एनक्लेव्स वगैरह बनाए। अभी तक ये हो रहा था कि इनके बंगले वगैरह होते थे सब था, मगर वही आपका लोकल पॉपुलेशन के बीच में ये अपना व्यवस्था वगैरह ये लोग करके रखे हुए थे। मगर अब इन्होंने ये किया, अब इन्होंने अपने लिए अलग से जो है जगह बनाई जहां पर सिर्फ यही लोग जो है सब साथ में रहते थे और ये जो एनक्लेव्स वगैरह थे ये बकायदा सिक्योर किए गए थे, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल्स वगैरह उठा के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए कि अगर किसी तरीके की रिवोल्ट या कुछ हो जाता है तो चीजों को फिर जो है आपका कंट्रोल किया जा सके। और इनको नेटिव्स वगैरह से एकदम जो है अलग रखा गया। पहले की तरह ये नहीं किया गया जैसे पहले ये लोग सब साथ में उन्हीं के साथ मिलकर रहते थे, तो अब उसी तरह से नहीं। अब इनकी जो सिविल लाइंस वगैरह हैं वो एकदम अलग बना के अलग अपने डेवलप की गई। ये जो पूरा का पूरा आपका सेपरेट एनक्लेव्स बनाए गए, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना दी और वहां पे पूरा व्यवस्था वगैरह की गई कि सिक्योरिटी वगैरह रहे। इनको सिविल लाइंस बोला गया। आज तक जो है ये सिविल लाइंस वगैरह के नाम से आपको कई जगहों पे कई शहरों में इलाके मिल जाते हैं। तो ये अंग्रेजों के टाइम पे डेवलप किए गए थे 1857 के बाद में। और इसका मेन जो कंसर्न था वो क्या था कि अगर फिर से रिवोल्ट जैसा कुछ हो जाता है तो पिछली बार जैसे अपने ऊपर ये नेटिव्स या लोकल लोग चढ़ गए थे उस तरीके से ना हो, तो इस बार इन लोगों से अपन लोग जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इस बार इन लोगों का मुकाबला किया जा सके अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है। इसलिए बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल बना के चारों तरफ से सिक्योर्ड करके आपने पूरा एक एनक्लेव बनाया था और इसका नाम आपने दे दिया था सिविल लाइंस। दूसरा आपने ये किया कि जो आपकी कैंटनमेंट्स या फिर जो छावनियां थी जहां पे आपके हिंदुस्तानी सिपाही इंग्लिश या यूरोपियन ऑफिसर्स की कमांड में रखे जाते थे, इनको भी जो है आपने एक तो लोगों से दूर बनाया और इनको भी आपने बहुत ज्यादा सेफ एनक्लेव्स के तौर पर डेवलप किया। कई जगहों पर आप लोगों को आज भी शहरों में मिलता होगा कि छावनी के इलाके जो है अलग होते हैं या जो आपकी कैंटनमेंट के एरियाज होते हैं वो अलग होते हैं। इसको बेसिकली किया यह था कि आपका अगर मेन शहर यहां पर है
तो छावनी आपने इतना दूर बनाई है यहां से, वो बाद में शहर फैलते 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 वहां तक पहुंच गया, एक अलग बात है, बट कैंटनमेंट आपने जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रखा है, ताकि आपके जो नेटिव्स वगैरह हैं अगर कोई इस तरीके की हरकत करते भी हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है उनके साथ में, तो वो कैंटनमेंट तक अपनी बात जल्दी ना पहुंचा पाए, या फिर सिपाही अगर कोई हरकत वगैरह देते हैं तो सिविलियंस जो हैं उनके साथ में जल्दी आकर जुड़ ना पाए, ताकि अंग्रेजों के पास इतना टाइम रहे कि वो कुछ व्यवस्था वगैरह अपनी कर सकें। इसलिए इन्होंने किया ये कि यूरोपियंस की कमांड में इंडियन ट्रूप्स को जहां जहां पे छावनियों में रखा गया, उनको भी एकदम अलग डेवलप किया गया और उनको भी सेफ एनक्लेव्स की तरह डेवलप किया गया। छावनियां ऐसी बनाई गई कि बाहर से कोई हमला हो जाए तो फिर आप उसको ढंग से जो है डील कर सको। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया गया, आपने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई जो है, पाइप्ड वाटर सप्लाई, तो वो शुरू करवाई। दूसरा आपने सीवरेज की व्यवस्था करवाई, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो है उन सबको इसी टाइम पीरियड के आसपास बनाया गया था, क्योंकि अब तक ये समझ में आ गया था कि जो पीने के पानी के सोर्सेज हैं, कुएं वगैरह, इन सब में जो है जहर मिलाया जा सकता है और काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई बनवाई ताकि ये अंडरग्राउंड आपके जो पाइप्स वगैरह हैं उनको डिस्टर्ब ना कर पाए। आपने सीवरेज वगैरह की व्यवस्था पूरी करवा दी और सारे काम वगैरह जो आपने बना के तैयार किए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने जो सैनिटरी सिस्टम था शहरों का, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया। जो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया गया, आपने जो सीवरेज की व्यवस्था बनाई, ड्रेनेज सिस्टम आप जो लेकर आए, इस सबके कारण गंदगी काफी कम हो गई। जो ओपन में गंदगी हुआ करती थी वो काफी ज्यादा कम हो गई, और ये जो सैनिटरी सिस्टम था, ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, इसके कारण आपका जो कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा आपका जो कॉलोनियल सिटीज थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे हिंदुस्तानी शहरों में, खासतौर पे बड़े शहरों में, सैनिटरी व्यवस्था जो है काफी हद तक इंप्रूव हो गई, काफी हद तक ठीक हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को तस्वीरों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से बना के बताते हो, तस्वीर के माध्यम से बताते हो, तो फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस बनता है, क्या इंपॉर्टेंस बनता है, अपने को ये बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये इंडिकेट करते हैं किसी पेंटर का क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या मैसेज देना चाहता है। अब अगर कोई तस्वीर वगैरह बनाई जा रही है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जनरली पेंटिंग ही होता है या तस्वीर वगैरह होता है। अब तस्वीर बनाई जा रही है तो कोई पेंटर वगैरह बना रहा होगा, तो उसका क्या अपना उसका इमोशंस हैं, क्या वो फील करता है और वो क्या संदेश देना चाहता है, वो अपने को इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन से या फिर इन तस्वीरों से समझ में आता है। पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिखिए। उसके बाद में जो पेंटिंग्स और कार्टून्स वगैरह थे, ये हमको ये बताते हैं कि उस वक्त जो लोग थे वो बेसिकली आपका जो आर्ट वगैरह का ये जो माध्यम है, ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीर वगैरह, इसको किस तरीके से देखते थे या फिर किस तरीके से इनको अप्रिशिएट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और इसकी मदद से इसमें जो मैसेज दिया जा रहा था उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करते थे या क्रिटिसाइज करते थे, या फिर ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसका इस्तेमाल कर किसी पर्टिकुलर चीज का अप्रिशिएशन या क्रिटिसिज्म किस तरीके से किया जाता था। इसका एक एग्जांपल भी आप यहां पे दे सकते हो कि क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग जो है, उस पर्टिकुलर तस्वीर की मदद से बाकायदा कैनिंग को क्रिटिसाइज किया गया था पंच नाम की मैगजीन के द्वारा। उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं था कैनिंग के बारे में, मगर जो तस्वीर बनाई थी कि वो एक छोटे से सिपाही के सर पे हाथ फेर रहे हैं और सिपाही के दोनों हाथों में आपकी तलवार और डैगर है जिनसे खून टपक रहा है, उसके तहत उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि ये जो आप क्लीमेंसी की बात कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि सिपाहियों के साथ नर्म रुख अपनाया जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। इस तरीके से आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना अपने मुंह से एक शब्द निकाले, तस्वीरों के माध्यम से अपना जो मैसेज है, अपना जो संदेश है, लोगों तक पहुंचा देते थे, जिनको भी आपको अपनी बात बतानी है। अगर आपको जनता के बीच में अपनी कोई बात रखनी है तो उसके लिए भी इनका काफी इस्तेमाल किया जाता था, और जनता की तरफ से अगर आपको अपने जो रूलर्स हैं उन तक अगर कोई बात पहुंचानी है तो उसके लिए भी इसका काफी इस्तेमाल वगैरह जो है किया जाता था। अगला, जो पेंटिंग्स थी ये सिर्फ आपके इमोशंस ही रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, उस टाइम पीरियड में जो लोगों के इमोशंस या फीलिंग्स थी बस उन्हीं को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, बट साथ ही साथ ये उन लोगों की जो सेंसिबिलिटीज वगैरह थी उसको शेप करने में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी। ये चैप्टर जब अपन लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने एक बात देखी थी, जब रिवोल्ट हो गया तो उसके बाद अंग्रेज प्रेस ने इसको जिस तरीके से कवर किया था, उसमें हिंदुस्तानी सिपाहियों को जिस तरीके से शो किया गया था, हिंदुस्तानी लोगों को जिस तरीके से शो किया गया था, उससे अंग्रेजों के मन में गुस्सा आया। बाद में आपका जो तस्वीरें वगैरह बनाई गई पैटर्न के द्वारा, नोएल के द्वारा, इसमें दो चीजें की गई, या तो अंग्रेजों को विक्टर के तौर पर दिखाया गया या फिर महिलाओं के खिलाफ काफी अत्याचार करते हुए रेबल्स वगैरह को दिखाया गया। इससे भी जो है अंग्रेजों की जो जनता थी, अंग्रेजों की जो जनता रही है, इनके मन में काफी ज्यादा गुस्सा, क्षोभ, तकलीफ ये सब उठने लगा। तो इसके चक्कर में हुआ ये कि आपको रिवोल्ट दबानी है और बदला लेना है, इस तरीके की आवाजें उठने लगी। दूसरे शब्दों में आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल कर लोगों की जो सेंसिबिलिटीज हैं उनको आपने कंट्रोल किया, आपने उस तरीके की
की सेंसिबिलिटी डेवलप करी, जिस तरीके की सेंसिबिलिटी आप डेवलप करना चाहते थे, ताकि जब आप कोई एक्शन लें तो उसका फिर कोई विरोध वगैरह ना हो सके, ये एक चीज की गई। इसके बाद ये तो खैर अंग्रेजों के टाइम पीरियड तक की बात है। अब हिंदुस्तान में इसका खास इस्तेमाल जो है इस तरीके से किया गया कि जो नेशनलिस्ट इमेजरीज वगैरह हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाली इमेजेस वगैरह हैं रिवोल्ट की खास तौर पे, उसने बाद में जो है हमारे नेशनल इमेजिनेशन और नेशनल मूवमेंट में काफी बड़ा रोल अदा किया। जो हमारे नेशनल मूवमेंट का जो फाइटर्स, आपके जो फाइटर्स थे, रानी लक्ष्मीबाई की उन्होंने तस्वीरों को काफी ज्यादा प्रोपेगेट किया, भारत माता की तस्वीरें बना बना के प्रोपेगेट की गई हैं। बाकी जो आपके रिवोल्ट वगैरह को लड़ने वाले आपके लीडर्स वगैरह थे, उनकी तस्वीरों को प्रोपेगेट किया गया। इन सब का नतीजा ये निकला अल्टीमेटली, इसने हमारे जो लोग थे उनके अंदर भी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स या नेशनलिस्टिक भावना लाने में मदद करी थी। तो यहां पर जो चीज हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखी थी कि आप लोगों की सेंसिबिलिटीज वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। इसका इस्तेमाल हमारा जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है 1905 के बाद से, उसमें हमने भी जमकर इसका इस्तेमाल किया। इसका हमको भी काफी ज्यादा फायदा हमको देखने के लिए मिलता है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, What was the impact of revolt of 1857 on the nationalist imagery? अब ये सवाल बेसिकली जो इसके पहले वाला सवाल पूछा गया है, इसी को एक घुमा के इन्होंने जो है थोड़ा सा हमसे नेशनल, आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। यहाँ पे ये पूछा गया था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इसी चीज को इस तरह से पूछ लिया गया एक तरीके से कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का 1857 की रिवोल्ट से रिलेटेड आपकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, खासतौर पर उसका जो आपका नेशनलिस्ट इमेजरी है उस पर क्या असर पड़ा, जो हमारे लोगों के थॉट प्रोसेस है उनके ऊपर क्या असर पड़ा। तो इसका सबसे पहला जो एक असर यह पड़ा था कि आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको इसने जो 20th सेंचुरी में खड़ा हुआ, इसको इसने काफी हद तक जो है इंस्पायर किया था। बात यह थी कि हमारे जो लोग थे जो फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने फिर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इन्होंने हमारे 1857 के जो रिवोल्ट करने वाले थे इनको इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल दिया 1857 की रिवोल्ट को, और उनको पहले स्वतंत्रता सेनानी बोल दिया। इस तरीके से उनको काफी ज्यादा वेनिरेशन मिला, काफी ज्यादा उनको जो है पूजा जाने लगा, काफी उनकी जो है इज्जत और मान सम्मान बढ़ी। 1857 के बाद से भी चीज 1904 1905 के बाद आपको देखने के लिए मिलती है। तो एक तो इसने नेशनल मूवमेंट को काफी ज्यादा इंस्पायर किया, और दूसरी बात यह कि यहां से यह भी बोला गया कि भाई ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जिसमें समाज का हर तबका जो है इसने पार्टिसिपेट किया था, और इसका असर इतना हुआ, अंग्रेजों को जो है उखाड़ फेंका था हमने और ये सारी चीजें। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि अल्टीमेटली अंग्रेजों से पिंड छुड़ाया जाए, अंग्रेजों को अल्टीमेटली यहां से निकाला जाए, इनको सबको भगाया जाए यहां से, तो उसके लिए फिर से जरूरी हो जाता है कि समाज का हर तबका जो है फिर से साथ में आके खड़ा हो और साथ में आके इनके खिलाफ लड़े। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज आपका जो लोगों में एकजुटता लाने के लिए भी जो है किया गया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलकर यह बताया गया कि समाज का हर तबका इसमें शामिल हुआ था और हर तबके ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए जरूरी हो जाता है कि अब फिर से हमको हर तबके को साथ में आके अपना नेशनल मूवमेंट जो है आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था लोगों के बीच में आपने जुड़ाव वगैरह बनाने के लिए। तीसरा, 1857 का जो पूरा मोमेंट है आपने आर्ट और लिटरेचर की मदद से जो है इसको जिंदा रखा, लोगों की मेमोरीज से इसको मिटने नहीं दिया। लोगों के मन में बार बार जो है इसको आप आर्ट या लिटरेचर की मदद से इसके ऊपर फिल्में बना के और बाकी सारी चीजें कर लोगों को याद दिलाते रहे कि अपने पीछे यहाँ पर अपने जो बुजुर्ग वगैरह रहे हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी। जैसे कि खास तौर पे आपके जो रानी लक्ष्मीबाई हो गई और उनके अलावा और भी जो बाकी सारे लीडर्स वगैरह हो गए, इनको एकदम हीरोज की तरह जो है प्रेजेंट किया जाता था, हीरोइक फिगर्स की तरह प्रेजेंट किया जाता था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को खड़ा कर दिया और ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहे, मर गए मगर झुके नहीं। इस तरीके से इन्होंने इन एग्जांपल्स को आगे प्रोजेक्ट कर लोगों को मोटिवेट किया अपनी पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें आगे आने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई तो इनफैक्ट आपका एक आइकॉनिक फिगर बनकर आ गई है, आज तक जो है इनको वेनिरेट किया जाता है क्योंकि बैटल फील्ड पे लड़ते हुए शांत हुई थी, लड़ते हुए मरी थी, आखिरी सांस तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही, कि बकायदा इनके लिए हीरोइक पोएम्स वगैरह लिखी गई और ये आज इनका इनफैक्ट इस्तेमाल किया गया। हमारी जो महिलाएं थी उस वक्त की, जो काफी दबी कुचली थी, उनको जो एकदम काट के रखा गया था, लड़कों की अपेक्षा उनके साथ में या जो पुरुष हैं उनकी अपेक्षा उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, तो उन सबको भी जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि ये नेशनल मूवमेंट में जुड़े, आगे बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लें, उसमें भी इस्तेमाल किया गया था। जब आजाद हिंद फौज बनी और भारत के एक बेटे ने यह काम किया कि आपकी वो महिलाएं जो एकदम समाज में दबा के रखी गई हैं, उनको ज्यादा बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते, उनके हाथों में आपने सुभाष चंद्र बोस ने जब राइफल्स पकड़ा दी और बोला लड़ो अंग्रेजों से, तब बकायदा उनकी एक पूरी की पूरी रानी झांसी के नाम से रेजिमेंट बनाई गई थी। तो ये जो 1857 के आपके फिगर्स वगैरह इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, एंड इनको
आज भी जो है जब पोर्ट्रे किया जाता है तो घोड़े पर एक हाथ में वो तलवार लेके खड़ी हुई हैं, साथ में उनका जो बेटा है उसको बांध रखा है। ये जो एक इमेज वगैरह आपकी बनाई जाती है राइड करते हुए, हाँ, हॉर्स को एक हाथ से आपका तलवार पकड़ के लड़ाई लड़ते हुए, ये अपने आप में जो है एक बहुत आइकॉनिक इमेज बन गई है और ये अपने आप में कई पीढ़ियों को, कई जनरेशन को जो है मोटिवेट करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर ये सारे सिंबल्स वगैरह जो है डिटर्मिनेशन के सिंबल्स वगैरह के तौर पर जो इंजस्टिस और एलियन रूल के खिलाफ लड़ने को खड़े हो गए थे उसके तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया गया है। उसमें लक्ष्मीबाई जो है उनका सबसे प्रोमिनेंट रोल माना गया है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल जो है इनको दिया जाता है। और आज भी 1857 का रिवोल्ट जब अपनी आंखों के सामने आता है तो लक्ष्मीबाई जो है उनकी इमेज आपको निकल कर आ जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स वगैरह की मदद से, इन सारे पॉइंट्स में से आप 7-8 लाइनें आराम से लिख सकते हैं, 10 लाइनों तक जा सकते हैं और इसमें से एक अच्छा आंसर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ये हमसे बोल रहे हैं, पहले स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद में उस स्टेटमेंट को एसेस करने के लिए बोला गया। स्टेटमेंट है, विजुअल इमेजेस इन लिटरेचर एज मच एज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरीज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि आपने जो इतिहास लिखा है 1857 का, उसके कारण तो खैर आपकी रिवोल्ट की मेमोरीज वगैरह अलाइव हैं ही, मगर इसका ये जो 1857 का पूरा रिवोल्ट है, इसका जो विजुअल इमेजेस हैं और इसके बारे में जो लिटरेचर लिखा गया, जो उपन्यास लिखे गए हैं, जो कथाएं लिखी गई हैं, जो कहानियां लिखी गई हैं, जो फोल्कलोर्स वगैरह हैं, इन सब के कारण भी जो है आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं 1857 की, इसको या मेमोरीज वगैरह जो हैं 1857 की, इसको अलाइव रखने में हमको सफलता मिलती है। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने को एसेस करना है। तो पहले तो आप ये पूरा का पूरा जस का तस ही उतार सकते हो, यहां से लेके यहां तक उतार सकते हो और इसके सपोर्ट में और इसके आगे आप लिख सकते हो इन द फॉलोइंग वेज। जैसे यहां पर मैंने जस का तस ये स्टेटमेंट उतार के इसके आगे इन द फॉलोइंग वेज लिख दिया, तो एक लाइन तो आपकी यही बन गई। अब इसमें सबसे पहले आप ये लिखिए कि भाई आपने विजुअल इमेजेस वगैरह की मदद से किया ये कि आपके जो लीडर्स थे उनको आपने हीरोज की तरह प्रेजेंट किया, जो आपके देश को बैटलफील्ड में लेकर जा रहे थे एक एलियन रूल के खिलाफ, एक ऐसे रूल के खिलाफ जो ऑपरेसिव था, एक ऐसा रूल जो आपका शोषण कर रहा था, एक ऐसा रूल जो आप लोगों के खिलाफ जो है परेशानियां क्रिएट कर रहा था, जो आपकी जिंदगी मुश्किल बना रहा था। उन सबके खिलाफ आप के जो लीडर्स हैं वो आपको लीड करके लेके गए बैटल में और उनसे जंग लड़ी। तो इस पर्टिकुलर चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो किया गया, इसके ऊपर जो उपन्यास लिखे गए और उसका जो ड्रामेटाइजेशन किया गया है, उसके कारण इन लोगों ने आने वाली जनरेशन के दिमाग में इनकी मेमोरीज वगैरह को और इनके एक्शंस वगैरह को ना सिर्फ अलाइव रखा, बाकायदा ये लोग मोटिवेशनल फिगर बन के रहे। इसके अलावा इन सारी चीजों में चाहे आपकी इमेजेस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे गाने हो, चाहे के ऊपर जो भी चीजें की गई, उसमें इन सबको हीरोज के तौर पर डिपिक्ट किया गया था जो कॉमन मासेस को इंस्पायर कर रहे थे और आपका ऑपरेसिव और कॉलोनियल पावर के खिलाफ खड़े होने के लिए आप में मोटिवेशन भर रहे थे, आप में दम भर रहे थे। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण इन लोगों को अपने को याद रखना है। शाहमल जैसे जो वीर योद्धा हुए, इन्होंने बाकायदा जो आपके गरीब किसान हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, इनको खड़ा कर दिया। जो आपके आरा के जमींदार थे, इन्होंने बाकायदा आपके 80 साल की उम्र में लोहा लिया है और जा के अंग्रेजों से लड़े हैं, बाकायदा बैटल्स पे बैटल्स हुई हैं और कई जगहों पे अंग्रेजों को जो है हराया है। लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हजरत महल हो गई, तात्या टोपे हो गए, नाना साहेब हो गए, सब लोग लड़ते रहे आखिरी दम तक। जो है आप कई लोगों ने अपनी सांसें जो है आखिरी सांस तक जो है लड़ाइयां लड़ी हैं, अपनी जान दे दी, मगर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी बातें निकल कर आती हैं, ये अपने आप में मोटिवेशनल बातें और इसलिए नो डाउट इनको हीरोज के तौर पर डिपिक्ट किया जाना चाहिए और इसीलिए इनको हीरोज के तौर पर डिपिक्ट किया भी गया है। अगला, अब इनके कई सारी जो है इनके बारे में ऐसी पोएम्स लिखी गई हैं जो लोक कथाएं या लोकगीत बन गई हैं। जैसे जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके ऊपर जो झांसी की रानी कविता लिखी गई है, जो 4वीं-5वीं में पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो एक लोकगीत के तौर पर जो है फेमस हो गई है। जो उसमें कुछ लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये तो खैर लंबी चौड़ी पोयम है, उसका एक मुझे स्टैंजा ये ध्यान है। तो इस तरीके की जो कविताएं हैं अब ये लोकगीत बन गई हैं। इतनी फेमस कविता है वो, नॉर्थ में कम से कम बच्चे को जो है हिंदी में पढ़ाई जाती है। अगर आप हिंदी लिटरेचर या हिंदी पढ़ते हैं तो 4वीं-5वीं में कविता आती है। इस तरीके की कई सारी आपकी हीरोइक कविताएं हैं, काफी सारे आपके नैरेटिव्स वगैरह जो हैं वो लिखे गए, ना सिर्फ लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी के बारे में, बाकी जो लोग थे उनके बारे में
में भी। तात्या टोपे आखिर तक लड़ते रहे, मध्य प्रदेश और जो सेंट्रल इंडिया का जंगल है, जब पूरा रिवोल्ट फेल हो गया तो वहां पर चले गए, आखिर तक सरेंडर नहीं किया, अंग्रेजों के सामने जाके घुटने नहीं टेके। लास्ट में किसी ने फिर ट्रेचरी कर दी तो पकड़े गए और बाद में फांसी पे चढ़ा दिए गए, मगर झुके नहीं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये जो सारी बातें हम लोगों को बताई जाती हैं, ये हमारे जो ये 1857 के आपके लीडर्स वगैरह हैं, 1857 के आपके जो लीडर्स हैं, इनकी हीरोइक स्थिति को बताते हैं, और इसके अलावा ये बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जिंदगियां जो हैं खपा दी इस पर्टिकुलर चीज के लिए। लक्ष्मीबाई जो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी भी जिनको हम लोग बोलते हैं, खास तौर पे इनका जो पोर्ट्रेयल है, एक हाथ में तलवार लेके घोड़े पे सवार होके एलियन रूल से लड़ने के लिए निकल पड़ी हैं, उस वक्त में जब महिलाएं जो हैं घरों में बंद थी, तो ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल जो है पॉइंट निकल कर आता है। इसी में आप रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रानी झांसी रेजिमेंट जो आजाद हिंद फौज में बनाई गई थी, उसका एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के इतना आप 2-4 पॉइंट लिखने के बाद में फिर ये लिख सकते हैं, तो इन सब से क्लियर हो जाता है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कई सारी जो इमेजेस वगैरह बनाई गई हैं रिवोल्ट की, इन्होंने आपकी जो रिवोल्ट है उसकी इमेज, उसको जो है उसकी यादों को ना सिर्फ जिंदा रखा है लोगों के मन में, मगर साथ ही साथ इसने लोगों के जो आपकी कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटीज वगैरह हैं उनको शेप भी किया है। और कई जगहों पर अगर मुसीबतें आई हैं तो एक देश के तौर पर हम लोगों ने जो पूरा का पूरा आपका इवेंट वगैरह रहा है, इससे बाकायदा मोटिवेशन भी उठाया है, इससे हमारे लोगों ने अपने अंदर मोटिवेशन भी महसूस किया है। और ये मोटिवेशन भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों कई सारी परिस्थितियों में जो है हम लोग हमारे आपके जो ये लीडर्स वगैरह हैं इनको याद करते हैं, इनको याद कर हम अपना बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं यहां पर, इनसे इंस्पिरेशन उठाते हैं और एक के बाद एक जनरेशन जो इनसे इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है। तो इस तरीके से आप जो है इस पर्टिकुलर जवाब को लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर जवाब को आप ढंग से तैयार कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे, मैक्सिमम नंबर आप इससे फैच कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने बेसिकली किया ये है कि जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है, उसका जो तीसरा चैप्टर है आपका रेबल्स इन द राज, रेबल्स इन द राज में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं और किस तरीके से हमको उनका जवाब देना है, किस तरीके के उनके मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड क्या क्या आपके एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, जो भी इसके वेरियस टॉपिक्स थे उसमें से जितने तरीके के क्वेश्चंस वगैरह तैयार हो सकते हैं वो सब हम लोगों ने इसमें देखे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। एंड फर्दर जो फिर आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं उनको भी हम लोग आने वाले फर्दर सब्सिक्वेंट सेक्शंस वगैरह में, सेशंस वगैरह में देखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन से इस बात को समझा होगा कि हमको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में इनफैक्ट अच्छे से बैठाइए कि सिर्फ सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। किस तरीके से आप अपना जवाब लिख रहे हैं, किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन है, उसमें फैक्ट्स को किस तरीके से रखा गया है, प्रायोरिटी आपने किस तरीके से दी है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन होता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्योंकि फिर मैं इस बात को कई बार रिपीट कर चुका हूं, अभी भी कर देता हूं, ये मैथ्स नहीं है कि अगर आपने फॉर्मूला सही लगा दिया, सही सॉल्व करके आंसर निकाल दिया तो कैसे भी लिखा हो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं। ह्यूमैनिटीज के साथ में एक चीज़ है कि आपको जनरली पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते, सम एक्सेप्शंस आर हियर एंड देयर, बट जनरली पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते। 3 नंबर का सवाल है तो वो आपको 1-1.5 नंबर पर निपटा देगा। अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपन उससे 2, 2.5, 2.75, 2.8 तक नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को इस तरीके से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट आता है तो फिर आप लोग अपना जो क्वेश्चंस वगैरह हैं या जो क्यूरीज वगैरह हैं वो आपका कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। और फर्दर जो अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस वगैरह आने वाले हैं, जो अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अपन लोग अब देखेंगे या फिर उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, इसके लिए मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा रहेगी, एक गुजारिश रहेगी कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर को लेकर पहले खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पेपर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जो मैग्नेट ब्रेन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट पेपर वगैरह, इनको एक बार आप प्रैक्टिस कर बैठे इन सेशंस वगैरह में तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली जो है जवाब लिख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से जो है आप आंसर दे पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि आपका जो आंसर है और जो मॉडल आंसर्स हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है और उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट वगैरह भी ला सकते हैं। तो इसी नोट पर मैं अपनी बातचीत को खत्म करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। समाप्त करने के पहले एक बात और कि हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग जाएं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम
हम सबके लिए आपको यहाँ पर सारा जो एजुकेशन है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उसके बाद फिर आपसे बोला जाए बचे हुए के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ जो है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन लाया जाए, क्वालिटी कंटेंट लाया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप लोगों की शिक्षा दीक्षा किसी तरह से ना रुके, आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में बढ़िया परफॉर्म करें, जितना हो सके उतना नॉलेज गेन कर सकें, ज़िंदगी में अच्छा करें, अच्छे नागरिक बने और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें। सो इसी नोट पे मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जितना हो सके इसके बारे में प्रचार प्रसार करें ताकि मैक्सिमम लोग इस पर्टिकुलर वेंचर का फ़ायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट हो सके। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।